हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कोंकोबाइन चैन एम्परर फेंगशिऊ के कमरे में जाती है। अब आगे ऊपर पेड़ पे बैठी योन मियाँ देख रही होती है कि कोंकोबाइन चैन उन्हें देखकर योन मियाँ कहती है, वह बहुत डरावना लग रहा है। मैंने सिर्फ उसके कोंकोबाइन को उसके पास भेजा था। वो इतना गुस्सा क्यों है? वह बिस्तर पर कंकोबाइन को लेकर कुछ मौज मस्ती कर सकता था। कंकोबाइन चैन यहाँ पर मुंह बनाते हुए कहती है, योर मैजेस्टी, लेकिन मैं सचमुच आपसे प्यार करती हूँ। और अपने कपड़े उतारते हुए एम्परर फेंगशिऊ से लिपटते हुए कहती है, आप मेरे प्रति इतने ठंडे कैसे हो सकते हैं? एम्परर फेंगशिऊ उसकी हरकतों से बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं और मन में सोचते हैं, गोली मारो, मुझे लगता है मुझे दौरा पड़ेगा। दूसरी तरफ कंकोबाइन चैन अपने मन में सोचती है, यह काम करता है। मैजेस्टी ने मुझे दूर नहीं धकेला। इत्तर का असर और मेरी खूबसूरती एक जाल है। इमॉर्टल भी मेरे आकर्षण से बच नहीं सकते। मुझे बिस्तर पर ले जाओ। गुस्से में एम्परर फेंगशिऊ कोंकोबाइन चैन को खुद से दूर करते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरे साथ क्या किया है बताओ। कोंकोबाइन चैन जमीन पर पड़ी होती है और कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। और अपने मन में सोचती है, क्या उसे पता चला? मैंने यह स्वीकार नहीं कर सकती। एम्परर फेंगशिऊ अपने सर पकड़ते हुए कहते हैं, यहाँ से दफा हो जाओ। और कोंकोबाइन चैन डर के मारे चली जाती है और कहती है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। एम्परर फेंगशिऊ गुस्से में कहते हैं, अरे यार, यह कैसी गंध थी? इससे मुझे दौरा वापस आ गया। और ज़मीन पर बैठ करते हुए बैठ जाते हैं। पेड़ की डाली में बैठी यूनार यानी कि यूनिया देखती है कि एम्परर फेंगशिऊ को चक्कर आ रहा होता है। वो कहती है, क्या हो रहा है? यह ठीक नहीं लग रहा है। मैंने सोचा था कि वे बिस्तर पर चले जाएंगे। अभी क्या हो रहा है? देखते ही देखते एम्परर फेंगशिऊ खांसने लगते हैं और उनके मुंह से खून आने लगती है और वे ज़मीन पर गिरने लगते हैं और कहते हैं, मैं इसे दबा नहीं सकता। दूसरी तरफ फेंगशिऊ कहते हुए यूनार भी अपने ट्रांसफॉर्म रूप में आती है और कहती है, क्या यह उसकी बीमारी के कारण है? और एम्परर फेंगशिऊ को संभालते हुए कहती है, आप सम्राट हैं, आप बार बार बेहोश क्यों हो जाते हैं? इसके बाद यूनार एक पोशन निकालती है और कहती है, इस बार मैं अपनी शक्ति तुम्हारे अंदर नहीं डालूंगी। चलो कुछ विशेष दवाइयाँ आजमाते हैं। और दवाई पिलाते हुए कहती है, इस इमॉर्टल शराब में मरे हुए को भी वापस जीवित करने का प्रभाव है। यह निश्चित रूप से आपकी बीमारी को ठीक कर सकती है। यह काम करना चाहिए था। और वो उस पोषण को पिलाने लगती है और कहती है, एक और घूंट ताकि आप जल्दी ही ठीक हो सके। भूल जाओ इस बारे में, मैं उसे पूरी बोतल पीने दूंगी। यह कहते हुए पूरी बोतल पिलाने लगती है और कहती है, जब वह जागेगा तो वह बहुत ऊर्जावान होगा और मेरा मिशन अंततः पूरा हो जाएगा। यह काम करेगा। वो पोषण पिलाने के बाद कहती है, अरे फेंगशिऊ, मैंने तुम्हें अपनी सबसे बेहतरीन इमॉर्टल दवा दी है। अब तुम मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं कर सकते। क्या तुम समझ रहे हो? फेंगशिऊ काफ़ी दुखी है। उसे हर समय एक सम्राट की तरह कठोर व्यवहार करना पड़ता है। उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहती है, वह केवल तभी आराम कर सकता है जब वह सो रहा हो। इसके बाद यून मियाँ अपनी पक्षी रूप लेकर वहाँ से उड़ जाती है। कुछ देर बाद एम्परर फेंगशिऊ अपने नींद से जागते हैं और कहते, मैं बस बेहोश हो गया। और सोचते हैं, लेकिन मुझे बहुत बुरा नहीं लग रहा। मैं अभी पूरी तरह ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। अरे रुको, मेरे हाथ इतने छोटे क्यों हो गए हैं? क्या आखिर क्या हो रहा है? वह आईना लेते हैं और अपने आप को देखते हैं और डर के मारे चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं छोटा हो गया। तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज़ आती है, योर मैजेस्टी, मैं यहाँ आई हूँ। और दिखाया जाता है ये कोई और नहीं यूनार होती है। यूनार कहती है, आपको कैसा लगता है? इसके बाद वह अपने मन में सोचती है,
उसने कल मेरी इमॉर्टल शराब पी थी। अभी वह बहुत ऊर्जावान होगा। इसके बाद वह देखती है एक छोटे से बच्चे को और कहती है, यह लड़का योर हाइनेस के कक्ष में क्यों आया है? और पूछती है, आप कहाँ से हैं? योर मैजेस्टी कहाँ है? एम्परर फेंगशू बच्चे के रूप में होते हैं और अपने मन में सोचते हैं, मैं अभी बहुत छोटा हूँ। मैं किसी को यह नहीं बता सकता कि मैं सम्राट हूँ, नहीं तो मेरे दुश्मन इसका फ़ायदा उठाएंगे। एम्परर फेंगशू के गाल खींचते हुए यूनार कहती है, तुम बात क्यों नहीं करते? क्या तुम बात कर सकते हो? कितनी प्यारी चीज़ है। आप बिल्कुल फेंगशू जैसे दिखते हैं। क्या आप उनके गुप्त पुत्र हैं? एम्परर फेंगशू कहते हैं, बकवास, अपने हाथ हटाओ। यूनार कहती है, तुमने अभी क्या कहा? मुंह बनाते हुए एम्परर फेंगशू कहते हैं, यह बहुत रूड है। मैं उसका गुप्त बेटा नहीं हूँ। यह तो यह तो बहुत करीब था। यूनार सोचती है, खैर यदि आप यूनार कहती हैं, खैर यदि आप सचमुच उसके पुत्र नहीं हैं तो मेरे मिशन निरर्थक होंगे। यूनार एम्परर फेंगशू से पूछती है, क्यूट, तुम जहाँ से आए हो वहाँ वापस जाओ। यह सम्राट का कक्ष है। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। दूसरों को अपने आप को देखने न दे। एम्परर फेंगशू अपने मन में सोचते हैं, वह सही कह रही है। मैं अब इस तरह से यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा लगता है कि मुझे अभी उस पर निर्भर रहना होगा। एम्परर फेंगशू यूनार के कपड़े पकड़ते हुए कहते हैं, मैं आपके साथ जा रहा हूँ। यूनार कहती हैं, लेकिन मुझे अभी भी काम करना है। और मन में सोचती है, मुझे अभी भी महामहिम को खोजना है और अपना मिशन पूरा करना है। एम्परर फेंगशू अपने मन में सोचते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? लगता है यही एकमात्र रास्ता है। एम्परर फेंगशू यूनार को पकड़ते हुए क्यूट सी मुंह बनाते हुए कहते हैं, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या आप सच में मुझे छोड़ देंगे? यूनार शर्माते हुए सोचती है, हे भगवान, वह बहुत प्यारा है। एम्परर फेंगशू अपने मन में सोचते हैं, मैं एक सम्राट हूँ, लेकिन मुझे सुंदर अभिनय करना पड़ता है। यूनार कहती है, ठीक है, बस मेरे पीछे आओ। और कहती है, मैं तुम्हारी देखभाल इसलिए नहीं कर रही हूँ कि तुम सुंदर हो या कुछ और। मैं सामान्यतः एक अच्छा व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल रखूँगी। एम्परर फेंगशू मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ मुझे पता है। और अपने मन में गुस्से में सोचते हैं, मैं जानता था कि वह केवल दिखावे की परवाह करती है। इसके बाद हमें पैलेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूनार और एम्परर फेंगशू जा रहे होते हैं। यूनार कहती है, मैं फेंगशू से नहीं मिल पाई और अब मुझे इस लड़के का ध्यान रखना है। और सोचती हैं, मुझे हैरानी है कि फेंगशू इस समय कहाँ है। तभी एक आवाज़ आता है। आवाज़ कहती है, मैं जानती हूँ तुम यहाँ हो। और हमें वो आवाज़ वाली औरत दिखाई जाती है। यह होती है कोंकोबान जुएर। कोंकोबान जुएर कहती है, अंततः मुझे इसमें कुछ समय लगा। यूनार पूछती है कोंकोबान जुएर से, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ माय लेडी? कोंकोबान जुएर कहती है, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि तुमने महल के बाहर मेरे बारे में क्या कहा था नौकरानी? कोंकोबान जुएर इविल लुक में कहती है, तुम तो एक घटिया इंसान हो। तुमने मुझे अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? मैं आज तुम्हें सबक सिखाऊंगी। यूनार कहती है, तुमने सिर्फ इसके लिए 2 दिन तक मेरा इंतजार किया। क्या आपको नहीं लगता कि यह थोड़ी तुच्छ बात है? भड़कते हुए कोंकोबान जुएर कहती है, चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की, तुम छोटे? और एम्परर फेंगशू को देखते हुए सोचती है, यह लड़का। इसके बाद कोंकोबान जुएर पूछती है, यह बहुत रूड है। यह स्थान महामहिम का निवास है। आप एक लड़के को अपने साथ कैसे ला सकते हैं? क्या तुम में जरा भी सम्मान नहीं है? यूनार एम्परर फेंगशू को पीछे हटाते हुए कहती है, अरे तुम मुझसे जैसे चाहो वैसे वैसे परेशानी मोल ले सकते हो, लेकिन इस लड़के को इसमें मत उलझाओ। वह तो बस एक बच्चा है। कोंकोबान जुएर पास जाते हुए कहती है, तुम उसका बचाव क्यों कर रहे हो?
क्या वह तुम्हारा छोटा सा कमीना बेटा है? और एम्पायर फेंगसियो की गला पकड़ते हुए कहती है, मैं इस छोटे बच्चे को अच्छी तरह से देखना चाहती हूँ। एम्पायर फेंगसियो कोंकोबाइन ज्वेर के हाथ झटकते हुए कहते हैं, मुझसे अपनी गंदे हाथ दूर रखो। इस बात से कोंकोबाइन ज्वेर भड़क जाती है और कहती है, बदमाश, तुमने मुझे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की? क्या तुमने अभी अभी मेरे हाथ पर मारा? एम्परर फेंगसियो कोंकोबाइन ज्वेर को देखते हुए सोचते हैं, यह कोंकोबाइन मेरे सामने बहुत अच्छी और प्यारी होने का दिखावा करती है, लेकिन उसका यह असली दुष्ट पक्ष कभी नहीं दिखाया गया। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। एम्परर फेंगसियो यह रोते हुए यूनार को कहते हैं, वह बहुत बदमाश है। एम्परर फेंगसियो की बचाव में यूनार कहती है, कोंकोबाइन वन, सॉरी ये कोंकोबाइन ज्वेर नहीं, कोंकोबाइन वैन होती है। यूनार कहती है, कोंकोबाइन वन, वह तो अभी बच्चा है, उसे डराने में तुम्हें शर्म नहीं आती। कोंकोबाइन वैन गुस्से में कहती है, वह एक छोटा सा कमीना है, मैं चाहूँ तो उसे मार सकती हूँ। और चिल्लाती हुई कहती हैं, उन्हें पकड़ो और उनके खाल उतारो, उनके जिस्म को भेड़ियों के सामने फेंक दो। एम्परर फेंगसियो मन में सोचते हैं, वह उससे कहीं अधिक क्रूर है जितना मैंने उसे समझा था। अपने हाथ पीछे लेते हुए सोचते हैं, यूनार संभवतः इसे संभालने में सक्षम नहीं होगी। यूनार की तरफ देखते हुए सोचते हैं, ऐसा लगता है जैसे मुझे उसकी गुप्त रूप से मदद करनी होगी। यूनार कहती है, रुको। उसकी यह बातें सुनकर एम्पायर फेंगसियो सोचते हैं, वह जानती है कि क्या करना है। कोंकोबाइन वैन हंसते हुए कहती है, क्या तुम मेरी दया की भीख मांगोगे? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, भले ही तुम मेरे सामने घुटने टेको और लगातार प्रणाम करो। यूनार कहती है, कोंकोबाइन वन, आप अभी भी यहाँ हैं? मैं उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालना चाहती, लेकिन अगर आप अभी नहीं रुके तो शायद मैं। उसकी बातों को काटते हुए कोंकोबाइन वैन कहती है, तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? हाँ हाँ हाँ, तुम सिर्फ एक नौकरानी हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतनी शक्ति है। एक शब्द और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे परिवार को दफना दूंगी। रिलैक्स होकर यूनार कहती है, खैर, मुझे लगता है तब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। और एम्परर फेंगसियो की हाथ पकड़ते हुए कहती है, क्षमा करें, मैं आपको यह नहीं दिखाना चाहती, लेकिन हमें एक कोने में धकेल दिया गया है। और कहती है, बस अपनी आंखें ढांक लो। एम्परर फेंगसियो कहते हैं, ठीक है, और अपने मन में सोचते हैं, वह क्या करने की कोशिश कर रही है। कोंकोबाइन वन कहती है, मुझे मारने की कोशिश करो नौकरानी, मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ। और यूनार को चिढ़ाते हुए कहती है, मुझे विश्वास नहीं होता है कि तुम में साहस है राजघरानों के किसी सदस्य पर प्रहार करना। उसकी बातों के साथ यूनार उसके गाल पे एक थप्पड़ दे मारती है और उस थप्पड़ के साथ कोंकोबाइन वन जमीन पर जा गिरती है और अपनी फूली हुई मुंह के साथ कहती है, कैसे? तुमने मुझे कैसे मारा? हाथ साफ करते हुए यूनार कहती है, तुमने मुझे तुम्हें मारने के लिए कहा था, तुम भूल गए? हालांकि मैंने पहले कभी आपके जैसा कोई नहीं देखा है। एम्पायर फेंगसियो अपने मन में सोचते हैं, वाह, यह नौकरानी बहुत बढ़िया है। कोंकोबाइन वैन चिढ़ती हुई कहती है, तुम गंदे चीज जन्मे। और अपनी नौकरानियों से कहती है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उन दोनों को पकड़ो, मैं उन्हें और उनकी कमीने को टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। यह शोर क्या है? हमें दूसरी आवाज़ सुनाई देती है और दिखाई देती है कि यह कोंकोबाइन चैन होती है। कोंकोबाइन चैन आती है, जिसे देखकर यूनार कहती है, कोंकोबाइन चैन। एम्परर फेंगसियो अपने मन में सोचते हैं, कोंकोबाइन चैन, यह परेशान करने वाली औरत फिर से। अगर वह ना होती तो मुझे दौरा नहीं पड़ता और मैं बेहोश नहीं होता, और यह सब उसकी गलती है। कोंकोबाइन चैन कोंकोबाइन वन को देखते हुए कहती है, अरे तुम्हें क्या हुआ? और हंसते हुए कहती है,
आपके चेहरे पर यह लाल दाग बहुत ही अद्भुत लग रहा है। क्या यह नया मेकअप है? कोंकोबाइन वन चिढ़ते हुए कहती है। कोंकोबाइन चैन, बस चुप रहो, आप यहाँ क्यों आए हैं? कोंकोबाइन चैन कहती है, मैं महामहिम के बारे में चिंतित हूँ, मैं बस उन्हें देखना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगी। तुम्हें इस तरह देखना कितना सुंदर संयोग है। और कोंकोबाइन चैन अपने मन में सोचती है, मुझे चिंता थी कि कल मैंने जो किया उसके लिए महामहिम मुझे सजा देंगे, इसलिए मैं यहाँ देखने आई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने इस दृश्य से टकराऊंगी। कोंकोबाइन वन गुस्से में कहती है, मेरे पास अभी तुम्हारे लिए समय नहीं है। जब मैं इस छोटी वेश्या से छुटकारा पा लूंगी तो तुम्हारे साथ अच्छी बातचीत करूंगी। कोंकोबाइन चैन यूनार की तरफ देखते हुए कहती है, छोटी वेश्या, और अपने मन में सोचती है, क्या वह पिछली बार वाली नौकरानी नहीं है? बढ़िया, मैं इस बेवकूफ़ वेश्या के साथ का उपयोग करके उससे छुटकारा पा सकती हूँ। कोंकोबाइन चैन कोंकोबाइन वन के हाथ पकड़ते हुए कहती है, अरे तुम एक कुलीन महिला हो, लेकिन तुम्हें एक छोटी नौकरानी ने थप्पड़ मारा। ऐसा लगता है कि इस महल में आपका समय बहुत कठिन चल रहा है। नौकरों में आपके प्रति कोई सम्मान या कुछ भी नहीं है। कोंकोबाइन चैन की बातें सुनकर कोंकोबाइन वन भड़कते हुए कहती है, मैं इस महल की 4 सबसे बड़ी कोंकोबाइन में से एक हूँ। किसी को भी मेरे साथ अभद्र व्यवहार करने की इजाज़त नहीं है। मैं अभी इस नौकरानी को मार रही हूँ। कोंकोबाइन वन की बातें सुनकर यूनार कहती है, कोंकोबाइन वन, क्या आप सच में यही ऐसा करना चाहती है? यह स्थान महामहिम के कक्ष से ज़्यादा दूर नहीं है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे बुरे कर्मों के बारे में महामहिम को पता चल जाएगा? कोंकोबाइन वन भड़कते हुए यूनार की तरफ देखती है। तुम कोंकोबाइन चैन कोंकोबाइन वन को भड़काते हुए कहती है, वह सही है, तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। और कान के पास जाकर कहती है, कोंकोबाइन वन, उसने तुम्हें सिर्फ थप्पड़ मारा है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। इस महल में लोग शायद कुछ दिनों तक आप पर हंसेंगे, लेकिन बस इतना ही। कोंकोबाइन चैन की बातें सुनकर कोंकोबाइन वन भड़कते हुए कहती हैं, चुप रहो, इस छोटी वेश्या को अभी पकड़ो। कोंकोबाइन वन को भड़कते हुए देखकर यूनार सोचती है, इस कोंकोबाइन चैन को क्या हो गया है? वह कोंकोबाइन वन को मेरे बीच में गंदगी फैलाने की कोशिश कर रही है। उसका उद्देश्य क्या है? मुस्कुराते हुए यूनार सोचती है, तो फिर ठीक है, मैं इसे आप दोनों के लिए और अधिक कठिनाइयों भरा बना दूंगी। यूनार अपनी थ्रू मैजिक इस्तेमाल करती। यह थ्रू मैजिक यूनार कोंकोबाइन चैन पर इस्तेमाल करती है और कहती है, कोंकोबाइन चैन, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? कोंकोबाइन चैन मुस्कुराते हुए कहती हैं, मुझे और क्या चाहिए? मैं बस यही चाहती हूँ कि वह तुम्हें मार डाले। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मर जाओ, इससे मुझे बहुत खुशी होगी। कोंकोबाइन चैन सोचती है, रुको, मैं सच क्यों बोल रही हूँ? कोंकोबाइन चैन की बातें सुनकर कोंकोबाइन वन कहती है, तुम्हारे लिए अच्छा है कोंकोबाइन चैन, मुझे पता था कि तुम अच्छा करने वाले नहीं हो। कोंकोबाइन वन कोंकोबाइन चैन की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, तुम उससे छुटकारा पाने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो, तो जब महामहिम को पता चलेगा तो वह मुझे भी मार डालेंगे, ऐसा नहीं होगा? कोंकोबाइन चैन अपनी सफाई देते हुए कहती है, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, यह लड़की बहुत दयालु और प्यारी है। और कोंकोबाइन वन के हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि उसे टुकड़ों में काट कर कुत्तों को खिला दिया जाए। लोग तुम्हें एक कोर कोंकोबाइन के रूप में देखेंगे, इससे मुझे बहुत खुशी होगी। कोंकोबाइन चैन की बातें सुनकर कोंकोबाइन वन कहती है, तुम चुड़ैल हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी गंदी बातें यहाँ उगलने की? और गुस्से में कहती है, क्या आप मेरे साथ बेवकूफ़ जैसा व्यवहार कर रहे हैं? कोंकोबाइन चैन कहती है, लेकिन तुम तो बेवकूफ़ हो, यह तो कुछ भी नहीं है। मैं कुछ दिन पहले तुम्हारा अंडरवेयर चुरा कर एक गार्ड को दे दिया था।
मैं सबको बता दूंगी कि तुम महामहिम को धोखा दे रहे हो। यह बहुत मज़ेदार होगा। यह सब कहने के बाद कंकूबाइन चैन अपने मुंह दबाते हुए सोचती है, क्या हो रहा है। मैं अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों को नियंत्रण नहीं कर सकती। एम्परर फेंगशू अपने मन में सोचते हैं, तो क्या यह है मेरी कंकूबाइन के असली चेहरे। कंकूबाइन वैन कंकूबाइन चैन की बाल पकड़ते हुए कहती है, धिक्कार है तुझ पर कंकूबाइन चैन। महामहिम को धोखा देना देशद्रोह है। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। कंकूबाइन चैन रोते हुए कहती है, आह मुझे जाने दो। तुमने मुझे चोट पहुंचाई है। और दोनों लड़ाई लग जाती है, एक दूसरे के बाल खींचने लगती है। कंकूबाइन चैन कहती है, अरे बेवकूफ़, मैं तुमसे नहीं डरती। उनकी बातें यूनार भी सुन रही होती है। वो दोनों लड़ते हुए कहती है, तुम मुझे मारना चाहते हो, मैं पहले तुम्हें मारूंगी। उन्हें लड़ता देख यूनार कहती है, यह औरतें बहुत भयानक है। कोई आश्चर्य नहीं कि महामहिम अपने हरम में नहीं रहना चाहते। यह आपदा है। सांस फेंकते हुए छोटा एम्परर फेंगशू कहते हैं, हाँ यह औरतें बहुत भयानक है। वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लड़ रही होती हैं, जिन्हें देखकर यूनार कहती है, उन्हें लड़ने दो, अब इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। और एम्परर फेंगशू के हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, चलो चले प्यारे। यूनार एम्परर फेंगशू को लेकर जाने लगती है और हमें दिखाई जाती है कंकूबाइन चैन और कंकूबाइन वैन अभी भी लड़ रहे होते हैं। जाते हुए एम्परर फेंगशू अपने मन में सोचते हैं, यह खुद को अपमानित कर रही है, मैं यह सब देख नहीं सकता। नौकरानी कंकूबाइन वैन को रोकते हुए कहती है, माय लेडी, आपको सचमुच यहाँ लड़ना नहीं चाहिए। क्या होगा अगर महामहिम ने यह देख लिया। चिल्लाते हुए कंकूबाइन वैन कहती है, ठीक है कुतिया, हम तुझे देख लेंगे। यह इसके लिए सही जगह नहीं है। अगर मैं तुम्हें फिर से पकड़ लूँगी तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अपनी नौकरानियों को कहती है, चलो यहाँ से चले। कंकूबाइन चैन एम्परर फेंगशू को देखते हुए कहती है, गोली मारो। कंकूबाइन वैन उस नौकरानी को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन अंततः वह मुझसे नफरत करने लगी और कहती है, रुको, यह लड़का कुछ एम्परर फेंगशू जैसा दिखता है। क्या वह महाराज और इस दासी के पुत्र हैं। मुझे इसका पता लगाना ही होगा और मैं उस नौकरानी को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूँगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूनार और एम्परर फेंगशू किसी और जगह पर जाते हैं और यूनार कहती है, अब यह मेरा महल है। नौकरानियों के पास फैंसी कमरा नहीं होते, इसीलिए तुम्हें शायद मेरे साथ कुछ समय तक कष्ट सहना पड़ेगा। वह दरवाज़ा खोलती है। एम्परर फेंगशू कहते हैं, खैर यह सच में बहुत मुश्किल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अंदर घुसते ही एम्परर फेंगशू की आंखें बड़े बड़े हो जाती हैं और हमें दिखाई जाती है गंदगी, मटमैला और ठंडा। चारों ओर गंदगी होती है, जिसे देखकर यूनार कहती है, आप ठीक है। खैर मेरे पास अपना कमरा साफ करने के लिए ज़्यादा समय नहीं है, इसीलिए यह शायद थोड़ा गंदा है। यूनार सोचती है, शाही शहर में आई हूँ मैं, हर रात अलग अलग आरामदायक महलों में रुकती रही हूँ। मैं शायद ही कभी नौकरानियों के निवास पर रुकती थी। एम्परर फेंगशू कहते हैं, आखिरी रात आपने इस जगह की सफाई कब की थी। यहाँ तक कि वीरान महल भी बेहतर हैं। नाक पकड़ते हुए यूनार कहती है, खैर 1 या 2 महीने मुझे लगता है। अरे अपनी तरफ देखो, तुम्हें सचमुच नहाने की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। एम्परर फेंगशू चौंकते हुए कहते हैं, क्या नहाना? नो थैंक्स। यूनार कहती है, लेकिन हर बच्चे को बिस्तर पर जाने से पहले नहाना ज़रूरी है। आपको ऐसा करना ही होगा, नहीं तो कल आपके शरीर से बहुत बुरी बदबू आएगी। और एम्परर फेंगशू को अपने गोदी में उठाते हुए जाने लगती हैं। एम्परर फेंगशू चिल्लाते हुए कहते हैं, मुझे जाने दो, मैं नहीं नहाना चाहता। यूनार कहती है, अच्छा बच्चा बनो, मुझे गंदे बच्चे पसंद नहीं हैं। और
एम्परर फेंगशिऊ को टब में बिठा देती है। एम्परर फेंगशिऊ टब में बैठे सोचते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन कोई महिला मुझे नंगा कर देगी, यह बहुत अपमानजनक है। और एम्परर फेंगशिऊ यूनार से कहते हैं, क्या आपको एक पुरुष के कपड़े उतारने में शर्म नहीं आती? यूनार पास आकर कहती है, मैं बस तुम्हें नहलाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। इसके अलावा पुरुष, मुझे हंसाना बंद करो। छोटे से गोल मटोल बच्चे। एम्परर फेंगशिऊ भड़कते हुए कहते हैं, छोटा, मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हूँ। यूनार कहती है, ठीक है, तुम छोटे नहीं हो, तुम बहुत बड़े हो, अब खुश हो। वैसे आपका नाम क्या है? आपने मुझे अभी तक अपना नाम नहीं बताया। एम्परर फेंगशिऊ कहते हैं, मेरा नाम फेंग है, मेरा नाम फेंग जियाओ फेंग है। यूनार कहती है, फेंग, महामहिम के नाम में भी यह शब्द है। मुझे आश्चर्य है, उसका साम्राज्य कहा गया है। मैंने उसे कल कुछ नशीला पदार्थ खिलाया और चली गई। मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। एम्परर फेंगशिऊ कहते हैं, क्या तुमने उसे नशीला पदार्थ खिलाया? यूनार कहती है, हाँ, कल सुबह महामहिम बेहोश हो गए थे। मैंने उन्हें अपनी सबसे बढ़िया इमॉर्टल औषधि खिलाई और उन्हें बचा लिया। खैर, तुम तो बस एक लड़के हो, तुम्हें वैसे भी पता नहीं चलेगा। एम्परर फेंगशिऊ अपने मन में सोचते हैं, कोई आश्चर्य नहीं कि आज सुबह मुझे बेहतर महसूस हुआ, तो वह वही थी जिसने मुझे बचाया। और सोचते हुए कहते हैं, लेकिन मैं बच्चा क्यों बना? क्या इसका भी उसके औषधि से कुछ संबंध है? उस बीच यूनार एम्परर फेंगशिऊ को उठाते हुए कहती है, मुझे तुम्हारे कपड़े पोंछने दो। एम्परर फेंगशिऊ शर्माते हुए कहते हैं, रुको, मैं यह खुद कर सकता हूँ, मुझे मत छुओ। यूनार कहती है, तुम इतने शर्मीले क्यों हो? मैंने अभी तुम्हें नहलाया है। एम्परर फेंगशिऊ चिढ़ते हुए कहते हैं, आपने मुझे नहलाने के लिए मजबूर किया। यूनार कहती है, ज़बरदस्ती, यह रूड है, आपको सोने से पहले नहाना चाहिए। यूनार प्यार जताते हुए कहती है, कितना प्यारा, मैं हमेशा अपनी बिल्ली के बच्चे को नहलाना चाहती हूँ, लेकिन वे मुझे स्वर्ग में बिल्ली के बच्चे या छोटे इंसानों को रखने की अनुमति नहीं देंगे। उसकी बातें सुनकर एम्परर फेंगशिऊ कहते हैं, बस काफ़ी है। यूनार कहती है, ठीक है, अब सोने का समय है। एम्परर फेंगशिऊ चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या हम एक ही बिस्तर में सोएंगे? भड़कते हुए एम्परर फेंगशिऊ कहते हैं, मैं नहीं चाहता। मुस्कुराते हुए यूनार कहती है, लेकिन यह तो एक ही बिस्तर है, आप कहाँ सोएंगे? फर्श पर। और एम्परर फेंगशिऊ को पकड़ लेती है और कहती हैं, क्या होगा अगर आप नींद में पेशाब कर दे? मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। एम्परर फेंगशिऊ उठते हुए कहते हैं, क्या मैं पेशाब करूं? यह बहुत हंसीजनक बात है। यूनार कहती है, ठीक है, आप पेशाब नहीं करेंगे, मुझे माफ़ कर दो। रूठते हुए एम्परर फेंगशिऊ लेट जाते हैं और यूनार कहती है, आप गुस्से में भी बहुत प्यारे लगते हैं। एम्परर फेंगशिऊ अपने मन में सोचते हैं, क्या यह महिला मेरे साथ किसी फालतू जानवर की तरह व्यवहार कर रही है? मुझे जल्द ही जल्द अपना असली रूप फिर से पाना होगा। एम्परर फेंगशिऊ यूनार से कहते हैं, खैर, आपने पहले महामहिम को क्या खिलाया था? क्या इसका उन पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? यूनार कहती है, नकारात्मक बिल्कुल नहीं। यह लोगों के जीवन को लंबा कर सकता है और शरीर को शुद्ध कर सकता है। यह दुर्लभ और दुर्लभ है। यह संभवतः सबसे बड़ा पूरक है जो एक आदमी को कभी मिल सकता है। एम्परर फेंगशिऊ पूछते हैं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यह तो संदिग्ध लग रहा है। और अपने मन में सोचते हैं, क्या यह सचमुच उसकी वजह से है? यूनार कहती है, मुझे हैरानी है कि महामहिम कहाँ गए होंगे। एम्परर फेंगशिऊ पूछते हैं, क्या आप उसके बारे में चिंतित हैं? क्या आपको उस पर क्रश है? यूनार कहती है, वह दबंग और अहंकारी है। मैं तो यह भी नहीं जानती कि वह हर समय
मुझ नौकरानी के साथ छेड़खानी क्यों करने की कोशिश कर रहा था। उसके हरम में ढेरों खूबसूरत कंकोबाइन है, लेकिन वह उनकी तरफ देखता भी नहीं। उससे मुझे सिर दर्द होता है। एम्परर फेंगसिव कहते हैं, मुझे ऐसी बात सुनने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि आपको सिर दर्द देने के लिए मुझे दुख है। यूनार कहती है, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। यूनार एम्परर फेंगसिव सिर सहलाते हुए कहती है, लेकिन जब आप महामहिम से मिलेंगे आप उन्हें यह बातें नहीं बता सकते। इससे उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। एम्परर फेंगसिव कहते हैं, ठीक है, मैं उसे नहीं बताऊंगा। और अपने मन में सोचते हैं, यह औरत, अगर मैं वापस बड़ा हो गया तो यह बर्बाद हो जाएगी। यूनार कहती है, कितना अच्छा लड़का है, बहुत देर हो गई, चलो सो जाए। एम्परर फेंगसिव यूनार को पकड़ते हुए कहते हैं, रुको, आप नहीं जा सकते। यूनार अपने छाती से एम्परर फेंगसिव सोचते हैं, ठीक है, इस बारे में तुम्हें माफ़ कर दूंगा। इसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है और यूनार और एम्परर फेंगसिव को दिखाया जाता है। यूनार सोचती है, मैंने पूरे दिन फेंगसिव को नहीं देखा। मुझे मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वह सुरक्षित है या नहीं। अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे लगता है वह लॉक्सी पैलेस लौट आया होगा। जियाओ फेंग सो गया है। और यूनार धीरे धीरे उठती है और सोचती है, तो फिर ठीक है, मैं बस एक बार देखूंगी और बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी ताकि जियाओ फेंग को पता ना चले। यूनार पक्षी में बदल जाती है और उड़ते हुए चली जाती हैं। इसके बाद हमें दरवाज़ा खोलते हुए दिखता है और कुछ लोगों की शैडो दिखाई देती है। वे होते हैं कुछ गार्ड। उनमें से एक कहता है, उसे पकड़ो। नींद से जागते हुए एम्परर फेंगसिव कहते हैं, तुम इतनी देर से क्या कर रहे हो? उसी बीच वे गार्ड अपने तलवार रेडी कर देते हैं और एम्परर फेंगसिव पर हमला करने लगते हैं। एम्परर फेंगसिव बच जाते हैं और सोचते हैं, यह लोग कौन है? उनमें से एक गार्ड कहता है, तुम बहुत तेज हो छोटे, और एम्परर फेंगसिव को पकड़ लेता है। एम्परर फेंगसिव अपने मन में सोचते हैं, धत्तरी की, मुझ में लड़ने की कोई ताकत नहीं है। वह लोग एम्परर फेंगसिव को रुमाल से पकड़ते हैं और एम्परर फेंगसिव सोचते हैं, वह कहाँ है? और धीरे धीरे बेहोश होने लगते हैं और कहते हैं, क्या वह सुरक्षित है? कुछ देर बाद यूनार अपने कमरे में आती है और कहती है, यह बहुत अजीब है, मैंने अभी तक फेंगसिव को लक्सी महल में नहीं देखा। और अपने इंसानी रूप में आ जाती है और सोचती हैं, कहीं गद्दारों ने उसे मार तो नहीं डाला, कहीं उन्हें कुएं में फेंक तो नहीं दिया गया, कहीं उसे जहर पिलाकर मार तो नहीं दिया गया। और चिल्लाती हुई यूनार कहती है, उसकी हत्या नहीं की जा सकती, क्या ऐसा हो सकता है? वो घबराते हुए कहती है, जब वह चला गया मैं अपनी मिशन कैसे पूरा कर सकती हूँ? मेरा टारगेट कहाँ गया? रुको, क्या मेरे कमरे में कुछ गायब है? इसके बाद वो अपने बिस्तर में देखती है जहाँ पर जियाओ फेंग नहीं होता, यानी कि हमारी फेंगसिव महाराज नहीं होते। यूनार कहती है, तलवार से पीलो कटी हुई है, क्या ये तलवार से छेड़ा गया है? वो चिल्लाते हुए कहती है, क्या हुआ? जियाओ फेंग ठीक है? इसके बाद हमें चैन मैंग कोर्ट दिखाई जाती है जहाँ पर वही गार्ड होते हैं। एम्परर फेंगसिव को ज़मीन पर फेंकते हुए गार्ड कहता है, मैं तुम्हारे लिए लड़का लाया हूँ, कंकोबाइन चैन। एम्परर फेंगसिव अपने मन में सोचते हैं, अरे मैं कहाँ हूँ? नौकरानी आती है और कहती है, मैं सोची कि कंकोबाइन चैन भी उस कंकोबाइन को चाहती है, उस नौकरानी को चाहती थी, आप उसे भी क्यों नहीं लाए? गार्ड कहता है, जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने उसे नहीं देखा। एम्परर फेंगसिव अपने मन में सोचते हैं, कंकोबाइन चैन, यह उसकी जगह है, वह मुझे यहाँ क्यों लाई है? दूर खड़ी कंकोबाइन चैन अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, यह वही लड़का है जिसका मैंने जिक्र किया था, यह बिल्कुल महाराज जैसा दिखता है। कंकोबाइन चैन के पापा कहते हैं, वह कम से कम 6 या 7 साल का दिखता है, यह महामहिम का लड़का नहीं हो सकता। कंकोबाइन चैन कहती है, वह नहीं हो सकता, क्यों? वह बिल्कुल वैसा ही दिखता है। कंकोबाइन चैन के पिताजी कहते हैं,
पूछना बंद करो। आपको बस इतना जानना है कि वह निश्चित रूप से सम्राट का बेटा नहीं है। मेरे लिए उसके हरम में घूमना सुविधाजनक नहीं है। आपको इसका ध्यान रखना होगा। कंकोबाइन चैन अपने मन में सोचती है, उसका क्या मतलब है? वह इस बात पर इतना वह महाराज का पुत्र नहीं है। कंकोबाइन चैन इविल लुक में सोचती है, जो कुछ भी, यदि वह कमीना राजकुमार नहीं है तो उससे छुटकारा पाना आसान होगा। मैं उसे मारकर खुद को भी मुसीबत में नहीं डालूंगी। एम्परर फेंगशू जमीन में पड़े सोचते हैं, मुझ पर जो दवाई इस्तेमाल की गई थी वह अभी भी काम कर रही है। मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। कंकोबाइन चैन पास आकर कहती है, गार्ड, इस छोटे से कमीने का ख्याल रखो। एम्परर फेंगशू कहते हैं, कंकोबाइन चैन, और उससे पूछते हैं, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? कंकोबाइन चैन कहती है, बस अपने आप को दोष दो कि तुम महामहिम की तरह दिखते हो। मुझे लगता है कि तुम उसके नाजायज बेटे हो। मैं बहुत चिंतित थी। और एम्परर फेंगशू की बाल पकड़ते हुए कहती है, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है कि तुम कोई राजकुमार नहीं हो, तो मैं तुम्हें मारकर खुद को मुसीबत में नहीं डालूंगी। एम्परर फेंगशू अपने मन में सोचते हैं, उसे कैसे पता था कि मेरा कोई बेटा नहीं होगा? उसे मेरी बीमारी के बारे में कहाँ से पता चला? कंकोबाइन चैन एम्परर फेंगशू को जमीन पर पटकते हुए कहती है, इस लड़के को मार डालो और कहीं और दफना दो। नज़र न आना चाहिए। और वो नौकरानी, वह भी मर चुकी होगी। मैं चाहती हूँ कि वो दोनों गायब हो जाए। नौकरानी हंसते हुए कहती है, ठीक है। उसी बीच यूनार की एंट्री हो जाती है। यूनार आते हुए कहती है, यूनार को देखकर कंकोबाइन चैन कहती है, वह नौकरानी आ गई। यूनार कहती है, लड़के को जाने दो। कंकोबाइन चैन कहती है, मुझे तुम्हारा इंतजार था। जमीन पर पड़े एम्परर फेंगशू सोचते हैं, वह मुझे बचाने के लिए यहाँ आई है। यूनार चिल्लाती हुई कहती है, कंकोबाइन चैन, तुम एक मासूम बच्चे को कैसे चोट पहुंचा सकती हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? कंकोबाइन चैन कहती है, हे भगवान, तो आप अपने आप को नरक में भेज रहे हैं। इससे हमें बहुत परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। उसे भी मार दो। नौकरानियाँ कहती है, ठीक है माई लेडी। यूनार अपनी फ़ैन का इस्तेमाल करती है और नौकरानी को दूर फेंक देती है, जो कि दरवाज़ा तोड़कर न जाने कहाँ जाकर गिरती है, जिसे देखकर कंकोबाइन चैन तो हैरान हो जाती। कंकोबाइन चैन अपने गार्ड से कहती है, जाओ और उस कुतिया को मार डालो। एम्परर फेंगशू अपने मन में सोचते हैं, लानत है, उसे चाकू लेकर कुछ लोगों से लड़ना पड़ता है जो उसके पक्ष में नहीं है। एम्परर फेंगशू चिल्लाते हुए कहते हैं, भाग जाओ। अरे नौकरानी, मुझे बचाने के लिए तेरी ज़रूरत नहीं है। यूनार मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, बस वही रहो। जियाओ फेंग, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद वापस ले जाऊंगी। गार्ड आगे बढ़ता है और कहता है, वाह, तुम उस लड़के को वापस ले जाना चाहती हो। दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है और कहता है, मुझे डर है कि अब तुम दोनों को नरक में जाना पड़ेगा। यहाँ पर यूनार अपने शक्तियों का इस्तेमाल करती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और गार्ड की तलवार तोड़ देती है। बाकी सारे गार्ड हक्का बक्का होकर देख रहे होते हैं। जमीन पर बड़ा गार्ड कहता है, क्या बकवास है? और कहता है, चाकू उसके पंखे से टूट गया, क्या यह हीरे से बना है? यहाँ पर यूनार अपनी शक्तियों की इस्तेमाल कर बाकी सारे गार्ड को भी हरा देती है और कहती है, मेरा पशुओं पंखा एक अवैध उपकरण के रूप में जाना जाता है। और अपने मन में सोचती है, मैं अपनी जादू टोना का उपयोग किए बिना भी अब आप सभी को हरा सकती हूँ। एम्परर फेंगशू अपने मन में सोचते हैं, क्या वह नौकरानी मात्र एक सामान्य व्यक्ति है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे हरम में ऐसी औरत होगी। कंकोबाइन चैन डरते हुए अपने मन में सोचती है, ऐसा कैसे हो सकता है? उस नौकरानी की ताकत दूसरों से कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल नहीं, मुझे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। इसके बाद कंकोबाइन चैन
एम्पर फेंगसिऊ की तरफ देखती है और एक टूटा हुआ तलवार का टुकड़ा उठाकर एम्पर फेंगसिऊ को पकड़ लेती है और कहती है, तुम कुतिया मेरे करीब मत आओ, अन्यथा मैं इस लड़के को मार डालूंगी। यूनार कहती है, एक लड़के को बंधक बना लिया गया है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें कंकोबाइन चैन। कंकोबाइन चैन चिल्लाते हुए कहती है, चुप रहो, तो मेरे सामने अपना जीवन समाप्त कर लो या मैं उसे अभी मार डालूंगी। ऐसा कहते हुए वह एम्परर फेंगसिऊ के गाल पे चीरा लगा देती है। वह देखकर यूनार चिल्लाते हुए कहती है, रुको, ऐसा मत करो, मैं खुद को मार डालूंगी, उसे कभी चोट पहुंचाने की कोशिश मत करना। और अपने मन में सोचती है, उसके बाद से मुझे अपनी जादू टोना का प्रयोग पहचाने जाने के जोखिम पर करना पड़ता है। कंकोबाइन चैन सोचती है, वह कुतिया निश्चित रूप से इस लड़के की परवाह करती है। मेरा अनुमान सही है। जब वह मर जाएगी तो मैं इस लड़के को मार डालूंगी और किसी को भी यह पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या किया है। जमीन पर बैठते हुए यूनार भी एक तलवार का टुकड़ा उठाती है, जिसे देखकर एम्परर फेंगसिऊ अपने मन में सोचते हैं, वह औरत मेरे लिए आत्महत्या करने का इरादा रखती है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यह कहते हुए कंकोबाइन चैन के हाथ में काट देते हैं। कंकोबाइन चैन चिल्लाते हुए एम्परर फेंगसिऊ को दूर फेंकते हुए कहती है, क्या तुम मरने की तलाश में हो कमीने? यूनार दूर से चिल्लाते हुए कहती है, ज़ियाओ फेंग। और एम्परर फेंगसिऊ अपने मन में सोचते हैं, उसने मुझे धक्का देकर दूर कर दिया, वो मेरी तरफ आ रही है। देखते देखते एम्परर फेंगसिऊ पानी में गिर जाते हैं और गिरते हुए कहते हैं, मैं जेल में गिर गया, लेकिन सौभाग्य से वह महिला मेरे लिए आत्महत्या नहीं करेगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है, यूनार भी पानी में छलांग लगाती है और एम्परर फेंगसिऊ को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। एम्परर फेंगसिऊ सोचते हैं, क्या वह मूर्ख है, वह भी नीचे क्यों कूद गई। यूनार एम्परर फेंगसिऊ को पकड़ती है और कहती है, मैंने उसे पकड़ लिया, और एम्परर फेंगसिऊ को लेकर जाने लगती है। और एम्परर फेंगसिऊ अपने मन में सोचती है, वह जेल में कूदकर मेरी जान बचाने को तैयार है। यूनार अपने मन में सोचती है, लानत है, मेरे आसपास का पानी एक बड़ी परेशानी है, क्योंकि मैं तैरने में बुरा हूँ। सबसे बुरी बात यह है कि मुझे मेरे साथ फेंग। यूनार सोचती है, बेहतर होगा कि मैं फेंग जियाओ को बैंक तक पहुंचाने के लिए गुप्त रूप से अपनी जादू टोना का उपयोग करूं। यूनार अपनी जादू का इस्तेमाल करती है और सोचती है, इस बात पर ध्यान देने की संभावना नहीं रखती, और अपने जादू का इस्तेमाल करती है। उसका जादू एम्परर फेंगसिऊ के जेट पेंडेंट से टकराता है और यूनार पर ही लौट आता है। यूनार सोचती है, जेंग फियाओ के पास मेरी जादू टोना को रोकने का क्षमता है, उसकी जेट पेंडेंट क्या है। यूनार पानी में गिरने लगती है और कहती है, नहीं, मैं बेहोश होने वाली हूँ। और एम्परर फेंगसिऊ को ऊपर धकेलते हुए सोचती है, मुझे उसे ऊपर धकेलना होगा। और एम्परर फेंगसिऊ को ऊपर धकेलते हुए वह नीचे जाने लगती है। एम्परर फेंगसिऊ अपने मन में सोचती है, क्या हुआ, वो महिला। यहाँ पर यूनार पानी के नीचे जाने लगती है और एम्परर फेंगसिऊ कहते हैं, नहीं, मुझे उसे बचाना होगा। और वह भी वापस घूम के जाने लगती है और यूनार को कहते हैं, अरे उठो। और सोचते हैं, यह काम नहीं करेगा, मैं बच्चे के शरीर में फंस गया हूँ, उसे पकड़ने के लिए बहुत कमज़ोर हूँ। और धीरे धीरे एम्परर फेंगसिऊ की भी सांस कम होने लगती है। वो खांसते हुए कहते हैं, मेरी सांस फूल रही है, ओह नहीं। कांपते हुए अपने मन में सोचते हैं, मैं इतना छोटा क्यों हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान के लिए मैं उसे मरते हुए नहीं देखना चाहता। धीरे धीरे लाइट जलने लगती है और एम्परर फेंगसिऊ बड़े एम्परर फेंगसिऊ में बदल जाते हैं। एम्परर फेंगसिऊ अपने असली रूप में आते हैं और सोचते हैं, वह मेरी अनुमति के बिना नहीं मर सकती। और यूनार को पकड़ लेते हैं और पकड़ते हुए सोचते हैं, या तो एक साथ जीवित रहे या एक साथ मरे। और एम्परर फेंगसिऊ यूनार को किस करते हुए कहते हैं, तुम्हारा जीवन अब मेरा है। और यूनार को गोदी में उठाते हुए कहते हैं, मैं खंबे पर वापस मुड़ गया, कितना करीब। और कुछ देर में यूनार की आंखें खुल जाती है। एम्परर फेंगसिऊ कहते हैं, तुम जाग गए। यूनार एम्परर फेंगसिऊ से पूछती है, तुम यहाँ कब आए, तुमने मुझे बचा लिया। एम्परर फेंगसिऊ खांसते हुए कहते हैं, ठीक है, मैंने बस तेरा समय काटने के लिए मैंने तुम्हें डूबते हुए देखा और फिर तुम्हें बचा लिया।
यूनार एम्पायर फेंगसियो से पूछती है, क्या आपने कभी जियाओ फेंग को देखा? वह एक छोटा सा प्यारा बच्चा है जो जेल में गिर गया था। एम्पायर फेंगसियो सोचते हैं, क्या वह सोचती है कि मैं सुंदर हूँ? और कहते हैं, हाँ मैंने उसे देखा है, मैंने लोगों को उसे आराम करने के लिए भेजा है। यूनार कहती है, अब मेरी जान में जान आई, और सोचती है, लेकिन जियाओ फेंग के पास वही जेड पेंडेंट क्यों है जो फेंग जियाओ के पास है? उस चीज़ के कारण मैं बेहोश हो गई। क्या इस तरह का जेड पेंडेंट थोक में बेचा जाता है? तो क्या यह काफ़ी आम है? यूनार सोचती है। कंकोबाइन चैन हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर कंकोबाइन चैन चिल्लाते हुए अपने गार्ड से कहती है, दो बदमाश जेल में कूद कर भाग गए, जाओ उन्हें देखो, वे इस छोटी सी जेल में नहीं जा सकते। याद रखो, मैं उन्हें जीवित नहीं देखना चाहती। कंकोबाइन चैन की नौकरानी कहती है, शांत हो जाओ माय लेडी, शायद वे पहले ही मर चुके होंगे। और झील के पास जाकर नौकरानी कहती है, हाँ अगर वे बच भी जाए तो भी उन्हें मरना होगा। और हमें एक पत्थर दिखाया जाता है जो कि नौकरानी के ऊपर लगती है और नौकरानी की आत्मा निकल जाती है। कंकोबाइन चैन डरते हुए कहती है, वहाँ कौन है? वहाँ कौन है? मेरे लोगों पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? उसके बाद हमें यूनार का पाँव दिखाया जाता है और पूरी यूनार दिखाया जाता है जिसके हाथ में पत्थर होती है। यूनार पत्थर उछालते हुए कहती है, यह मैं हूँ, तुम कुतिया। कंकोबाइन चैन अपने मन में सोचती है, क्या आप मरे नहीं हैं? और अपने गार्ड से कहती है, जाओ जाओ उसे मार डालो। गुस्से में यूनार कहती है, क्या तुम अब भी मरना चाहते हो? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। उसके पीछे से एम्परर फेंगसियो आते हैं और कहते हैं, मुझे यह मिल गया। एम्परर फेंगसियो को देख कर नौकरानियाँ जो होती है वो ज़मीन पर बैठ जाती है और कहने लगती है, योर मैजेस्टी नमस्कार, योर मैजेस्टी नमस्कार। और यहाँ पर कंकोबाइन चैन की तो हवा टाइट हो जाती है। एम्परर फेंगसियो कहते हैं, कंकोबाइन चैन, तुमने मेरे महल में लोगों की हत्या करने की हिम्मत कैसे की? क्या मैं आपके लिए अदृश्य हूँ? कंकोबाइन चैन घुटने पर बैठते हुए कहती है, नहीं नहीं महाराज, मेरा यह मतलब नहीं था। सबसे पहले उसने ही मेरा अपमान किया था। एम्परर फेंगसियो कहते हैं, अच्छा क्या ऐसा है? कंकोबाइन चैन चलाती हुई कहती है, हाँ महाराज, मेरी दासी अभी भी मेरे महल में बेहोश है। योर मैजेस्टी, आप शायद नहीं जानते कि क्या हुआ, लेकिन इस नौकरानी के बहकावे में मत आइए। एम्परर फेंगसियो भड़कते हुए कहते हैं, यह बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, और कंकोबाइन चैन की गला पकड़ लेते हैं और कहते हैं, कंकोबाइन चैन, उसे छूने की हिम्मत मत करना। एम्परर फेंगसियो कंकोबाइन चैन की गला इतनी जोर से पकड़ते हैं कि कंकोबाइन चैन चिल्लाती हुई कहती है, यह दुखदायक है आपकी योर मैजेस्टी, वह केवल एक नौकरानी है। एम्परर फेंगसियो कहते हैं, चुप रहो, और ऐसा कहते हुए कंकोबाइन चैन को ज़मीन पर फेंक देते हैं और यूनार को पकड़ते हुए कहते हैं, तुम अब मेरी नौकरानी हो, लेकिन मैं जब भी चाहूँ उसे अपनी महारानी बना सकता हूँ। यह सुनकर कंकोबाइन चैन तो हैरान परेशान हो जाती है और यूनार ब्लश करने लगती है और अजीब सी मुँह बनाते हुए कहती है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कंकोबाइन चैन ज़मीन पर बैठकर कहती है, महाराज वह तो निम्न कुल की है, ऐसी दासी महारानी कैसे बन सकती है? एम्परर फेंगसियो कहते हैं, तो क्या हुआ, यह आपका काम नहीं है। और अपने गार्ड से कहते हैं, इसे ले जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो। और अपने गार्ड से कहते हैं, उसे 50 बार पीटे और कोल्ड महल में ले जाए, मेरी अनुमति के बिना उसे बाहर ना जाने दे। कंकोबाइन चैन कहती है, क्या? गार्ड कहते हैं, योर मैजेस्टी, जो आपका हुक्म। चैन को गार्ड पकड़ के ले जाने लगते हैं। कंकोबाइन चैन कहती है, योर मैजेस्टी, वह तो बस एक नौकरानी है, आप मुझे इतनी कठोर सजा कैसे दे सकते हैं? एम्परर फेंगसियो मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहुत बुरी तरह। आपको जीवित रहने के लिए भगवान का शुक्र करना चाहिए। उसे ले जाओ। गार्ड कंकोबाइन चैन को घसीटते हुए ले जाने लगती है। कंकोबाइन चैन चिल्लाती हुई कहती है, तब मैं सच में माफ़ी मांगना चाहती हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो। एम्परर फेंगसियो अपने मन में सोचते हैं, यदि चैन को मेरे दौरे के बारे में पता ना चला होता तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ दिया। और अपने गार्ड से कहते हैं, गार्ड
गार्डों से कहो कि उस पर नज़र रखे, उसका जो भी अजीब व्यवहार हो मुझे बताए। गार्ड कहता है यस योर मेजेस्टी। इसके बाद हमें लक्सी पैलेस दिखाई जाती है जहाँ पर एम्परर फेंग यूनार से कहते हैं कंकोबाइन चैन को सजा मिल गई है, चिंता मत करो, वह अब तुम्हें और नुकसान नहीं पहुँचाएगी। यूनार ब्लशिंग करते हुए कहती है वह किसी भी तरह मुझे चोट नहीं पहुँचा सकती और कहती है खैर शुक्रिया महामहिम। यहाँ पर यूनार जाओ फेंग के बारे में सोचती है कि कैसे उसने जाओ फेंग को नहलाया था, लाया था और पानी में बचाने के लिए गई थी और सोचती है क्या इसका मतलब यह है कि मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगी। जाओ फेंग कहाँ है? और यूनार जाते हुए कहती है योर मेजेस्टी मुझे जाना चाहिए। एम्परर फेंगसियो यूनार के हाथ पकड़ते ही कहते हैं रुको, देखो मैंने झील के किनारे अपनी कंकाबाइन चैन के साथ जो कहा वह सच है। हंसते हुए यूनार कहती है बेशक आप यह कह रहे हैं महाराज। और कहती है रुको, तुम्हारा मतलब किस बारे में है? बिल्कुल नहीं, वह हिस्सा एम्परर फेंगसियो यूनार के पास जाते हुए कहते हैं तुम अभी दासी हो सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें जब तक चाहूँ अपनी महारानी बना सकता हूँ। एम्परर फेंगसियो की बात सुनकर यूनार को शौक लग जाती है और यूनार कहती है जब तक मैं चाहूँ तुम मेरी महारानी हो सकती हो क्या? वो शर्माते हुए कहती है आप मजाक कर रहे हैं ना? एम्परर फेंगसियो कहते हैं मैं देश का सम्राट हूँ, मैं जो कहता हूँ वही कहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कल अपनी महारानी बना दूंगा और बता दूंगा सबको। उसे रोकते हुए यूनार कहती है नहीं, मुझे नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम। उसकी यह बातें सुनकर एम्पायर फेंगसियो कहते हैं ठीक है, अचानक महारानी बनना बहुत तनावपूर्ण हो सकता है, पहले मेरी कंकोबाइन बनना कैसा रहेगा? यूनार घबराती हुई कहती है योर मैजेस्टी आपकी हर कंकोबाइन अत्यंत सुंदर है और प्रभावशाली है, क्या मैं उनमें से एक बनने के लायक हूँ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं नौकरानी बनकर बिल्कुल बहुत खुश हूँ। एम्परर फेंगसियो कहते हैं जाओ, बिना सपनों वाला व्यक्ति मत बनो। इसके अलावा आप इसके लायक कैसे नहीं हो सकते क्योंकि मैं आपको महिमा प्रदान करता हूँ। यूनार हंसते हुए और मना करते हुए कहती है आप कितने विनोदी हैं महाराज। महाराज आज आप मुझे झील से बचाते बचाते थक गए होंगे, कुछ आराम कर लीजिए। यह कहते हुए यूनार भागते हुए कहती है मुझे जाना चाहिए, अपना ख्याल रखना। एम्परर फेंगसियो कहते हैं वह मुझसे कुछ नहीं चाहती जिससे मैं उसकी और अधिक सराहना करने लगता हूँ। और अपने मन में सोचते हैं वैसे भी जब तक वह महल में नौकरानी है वह भाग नहीं सकती। जाते हुए यूनार कहती है सम्राट को क्या हो गया है, वह सचमुच मुझे अपनी कंकोबाइन बनाना चाहता है। और मुस्कुराते हुए सोचती है कितना आश्चर्य हुआ, लेकिन यह सुनकर मैं इतना घबराई हुई क्यों हूँ? रुको, अब महामहिम यूनार का चेहरा देख रहे हैं। यदि महामहिम को वास्तव में मेरी वर्तमान स्थिति से कोई सरोकार है, जब यूनार वापस आएगी तो क्या मेरा मिशन आसानी से पूरा नहीं हो जाएगा? उसी बीच तोता यानी कि चैन चुआन वहाँ पर आ जाता है और कहता है यून मियाँ मैं वापस आ गया हूँ। यून मियाँ यानी कि हमारी यूनार इधर उधर देखती है और अपनी कैनरी वाली रूप में आकर एक पेड़ की डाली में जाकर बैठती है। मिस्टर तोते यानी कि चैन चुआन से यूनार पूछती है आपको इतना समय क्यों लगा? क्या आपको किताब मिल गई? क्या फेंग सियाओ का दौरा ठीक हो सकता है? चैन चुआन रोते हुए कहता है मियाँ तुम है तो बस फेंग सियाओ की चिंता है, मेरा क्या, मुझे ईर्ष्या हो रही है। गुस्से में यह यून मियाँ थप्पड़ मारते हुए कहती है मेरे मिशन की तुलना में तुम कुछ भी नहीं हो, बस मेरे सवाल का जवाब दो। चैन चुआन कहता है ठीक है, मैं तुम्हें पास दे दूंगा। और कहता है मेरे पास कुछ अच्छी खबर है, फेंग सियाओ का दौरा ठीक हो सकता है, लेकिन यूनार पूछती है लेकिन क्या? चैन चुआन कहता है लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह काम करता है, मुझे व्यक्तिगत रूप से उसकी वर्तमान स्थिति की जांच करनी होगी। यूनार कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो? वह सम्राट है,
मेरा मतलब है वह पूरी तरह शैडो गार्ड से घिरा हुआ है। इसके अलावा वह एक ऐसा टोन है जो जादू टोने से प्रतिरक्षित है। आप व्यक्तिगत रूप से कैसे जांच कर सकते हैं? यूनार भड़क जाती है। यूनार को चुप कराते हुए चैन चुआन कहते हैं, खैर आप मुझ पर छोड़ दें मियाँ। मुझे यकीन है कि आप कुछ ना कुछ पता लगा लेंगे। आप समझदार है ना? और अपनी तोतियों के साथ जाने लगता है। उसे देख यूनार कहती है, वह बेवकूफ़, उसे बस मुझे उलझन में डालना आता है। और सोचती है, जो भी हो फेंग सियाओ का स्वास्थ्य पहले आता है। जब वह ठीक हो जाएगा तो मैं उस पक्षी को पकड़ूंगी, यानी कि चैन चुआन को। हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनार फेंग सियाओ की महल में होती है और अपने मन में सोचती है, मुझे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में पूरी रात लग गई। आशा है यह काम करेगा। गार्ड यूनार को रुकते हुए कहते हैं, रुके, यहीं पर महामहिम निवास करते हैं। यूनार कहती है, कृपया फेंग को बताएं, महामहिम को पता चले कि यूनार यहाँ आई है। गार्ड कहते हैं, ठीक है, यहीं रुको। यूनार अपने मन में सोचती है, मानव रूप में बदला लेना मेरा समय बर्बाद करना है। जब मैं पक्षी रूप में होती हूँ तो लक्ष्य महल में मुझे कोई नहीं रोकता। गार्ड कहता है, महामहिम ने कहा। हाँ, यूनार कहती है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और दौड़ते हुए एम्पायर फेंगसियो के कमरे में जाते हैं और जाकर कहती है, महाराज क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? और उसी बीच एम्पायर फेंगसियो दरवाज़ा खोल देते हैं और यूनार उनके ऊपर गिर जाती हैं। एम्पायर फेंगसियो कहते हैं, क्या तुम एक रात के बाद ही मुझे देखने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते? और एम्पायर फेंगसियो से दूर जाकर कहती है, यह कैसे संभव है? और सोचती है, मैं तो लगभग भूल ही गई कि मैं किस लिए आई हूँ। यूनार एम्पायर फेंगसियो के पास जाकर कहती है, महाराज आप सही कह रहे हैं, मुझे आपकी बहुत याद आती है। एक रात अलग रहना मेरे लिए जान लेने जैसा है। एम्पायर फेंगसियो कहते हैं, क्या तुम? यूनार कहती है, महामहिम कल आपने मुझे बचाया, उसके बारे में सोचकर मैं बहुत दुखी हूँ और आपके लिए चिंतित भी हूँ। आपका स्वास्थ्य प्राथमिकता है। यदि आपको सर्दी लग जाए तो क्या होगा? एम्पायर फेंगसियो यूनार की तरफ से मुंह हटाते हुए कहते हैं, मैं ठीक हूँ। और अपने मन में सोचते हैं, वह मेरी परवाह करती है। यूनार एम्पायर फेंगसियो को बिठाते हुए कहती हैं, ठीक है महाराज, आपका चेहरा लाल हो रहा है, क्या आपको बुखार है? एम्पायर फेंगसियो कहते हैं, नहीं, यह बहुत गर्मी है। यूनार एम्पायर फेंगसियो की गाल पकड़ते हुए कहती है, गर्मी? महाराज आपको सचमुच अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है। रास्ते में मुझे एक डॉक्टर मिला, क्यों ना आप उनसे अपनी जांच करवा लें? और अपने मन में सोचती है, उसका चेहरा सचमुच गर्म है, क्या उसे सचमुच बुखार है? एम्पायर फेंगसियो कहते हैं, समझ गया, बस मुझसे थोड़ी दूरी बनाए रखना। यूनार चिढ़ते हुए कहती है, ठीक है। और अपनी मन में सोचती है, क्या सचमुच वह अब दूरी चाहता है? और एम्पायर फेंगसियो कहते हैं, डॉक्टर को अंदर आने दो। बाहर से गार्ड कहता है, यस योर मैजेस्टी। यूनार खुशी के मारे सोचती है, बढ़िया, यह काम करता है। उनके अच्छे सहयोग को देखते हुए मैं अभी उसे मुझे धक्का देने के लिए माफ़ कर सकती हूँ। हमें बाहर चैन चुआन दिखाई जाती है जो कि अपनी इंसानी रूप में होता है। गार्ड कहता है, योर मैजेस्टी, डॉक्टर आ गए हैं। और अंदर आकर चैन चुआन कहता है, मेरा नाम चैन चुआन है महाराज, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। एम्पायर फेंगसियो कहते हैं, तुम महल में कब आए? मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं देखा? चैन चुआन कहते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ नया आया हूँ, इसीलिए आपने मुझे नहीं देखा। एम्पायर फेंगसियो कहते हैं, अच्छा ठीक है, खैर। यूनार एम्पायर फेंगसियो को बिठाते हुए कहती है, खैर योर मैजेस्टी, मैंने इस आदमी को पहले भी देखा है, वह वास्तव में एक अच्छा डॉक्टर है। एम्पायर फेंगसियो कहते हैं, ठीक है। और यूनार एम्पायर फेंगसियो को पकड़ते हुए कहती है, आपका तापमान बहुत ज़्यादा है, बेहतर होगा कि आप डॉक्टर से अपनी स्थिति की जांच करवाएं।
और एम्पायर फेंगसियो की बहुत ज़्यादा करीब होती है और कहती है मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। यहाँ पर एम्पायर फेंगसियो की दिल धड़क रहा होता है और वो सोचते हैं वह मेरे बारे में इतनी चिंतित क्यों है। यहाँ पर चैन चुआन यूनार से टेलीपैथी के जरिए बात करता है और कहता है मिया तुमने उसे मुझसे इलाज करवाने के लिए क्यों बहकाना पड़ता है? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं ईर्ष्यालु हो जाऊंगा? यूनार गुस्से में कहती है तुम ईर्ष्या क्यों कर रहे हो? माफ़ करना, हम इतने करीब नहीं है। जल्दी करो और इसका उसका इलाज करो। चैन चुआन कहते हैं योर मैजेस्टी, अब मैं पहले आपकी नब्ज जांच कर लूँ। चैन चुआन को देखकर एम्पायर फेंगसियो अपने मन में सोचते हैं वह एक सामान्य डॉक्टर की तरह नहीं दिखता। यहाँ पर चैन चुआन एम्पायर फेंगसियो के नर्व्स चेक करते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। एम्पायर फेंगसियो कहते हैं डॉक्टर चैन और खड़े होकर कहते हैं मेरे साथ क्या गलत है, और अपने मन में सोचते हैं क्या वह मेरे दौरे का पता लगा पाएगा? अगर उसे पता चल गया तो मरना ही होगा। चैन चुआन खड़े होते हैं और कहते हैं महाराज आप बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि आपको कोई परेशानी नहीं है। चैन चुआन अपने मन में सोचते हैं मैं उसकी क्रूरता को महसूस कर सकता हूँ जिससे मुझे डर भी लगता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह राजा हो सकता है। एम्पायर फेंगसियो एतराते हुए कहते हैं तो फिर आप जा सकते हैं। चैन चुआन कहते हैं महाराज मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। यह कहते हुए जाने लगते हैं और यूनार सोचती है चैन चुआन को कुछ आभास होगा और मैं उससे पूछने जा रही हूँ। यूनार एम्पायर फेंगसियो को कहती है महाराज योर मैजेस्टी आपने जांच पूरी कर ली है अंततः मुझे जाने की। अब मैं जाना चाहती हूँ, मुझे माफ़ करें। उसे जाते हुए एम्पायर फेंगसियो रोक लेते हैं और कहते हैं एक मिनट रुको, तुम्हें जाने के लिए मैंने अनुमति नहीं दी। यूनार कहती है खैर योर मैजेस्टी क्या कुछ और है? एम्पायर फेंगसियो कहते हैं आपके और डॉक्टर चैन के बीच क्या संबंध है? यूनार कहती है रिश्ता मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। योर मैजेस्टी मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। क्या आप कृपया मेरे मनोरंजन करना बंद करेंगे? एम्पायर फेंगसियो यूनार से पूछते हैं मैंने सोचा था कि तुम अभी उससे मिलने के लिए जल्दी में हो। डरते हुए यूनार कहती है असंभव, मैं उनसे क्यों मिलूंगी? मैं तो बस एक नौकरानी हूँ महाराज, आपने मुझे गलत समझा होगा। और अपने मन में सोचती है वह इतना संवेदनशील कैसे हो सकता है। एम्पायर फेंगसियो कहते हैं ठीक है सच में। यूनार उनके हाथ के नीचे से निकलते हुए कहती है हाँ मैं वादा करती हूँ। मुझे बहुत राहत है कि आप ठीक हैं महाराज। और कहती है मैं अब जा रही हूँ। और एम्पायर फेंगसियो कहते हैं वह मुझसे कुछ छुपा रही है और अपने शैडो गार्ड को बुलाते हैं कि टंग वटंग, और वो दोनों आ जाते हैं और कहते हैं योर मैजेस्टी। एम्पायर फेंगसियो अपने गार्ड से शैडो गार्ड से कहते हैं क्यू टंग आप चैन चुआन की पृष्ठभूमि की जानकारी जांच करें जिसमें वह समय भी शामिल है जब वह यहाँ आया था। वटंग मैं चाहता हूँ कि आप यूनर का अनुसरण करें और मुझे उसके बारे में हर विवरण बताएं। शैडो गार्ड्स कहते हैं यस योर मैजेस्टी और वहाँ से चले जाते हैं। एम्पायर फेंगसियो अपने मन में सोचते हैं मुझे नहीं लगता कि यूनर पहले कभी चैन चुआन से मिली है। ऐसा लगता है कि यह आदमी अचानक ही सामने आया है। हालांकि मुझे लगता है कि वे एक ही जगह से हैं। क्या यह सिर्फ एक गलत धारणा है? बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर यूनार चैन चुआन से मिलने गई होती है और कहती है चैन चुआन तो क्या आपको लगता है कि योर मैजेस्टी के साथ क्या गड़बड़ है? चैन चुआन कहते हैं आपको धैर्य रखना होगा। मिया तुम बहुत धीमे हो, मैं यहाँ बहुत समय से हूँ। यूनार कहती है फेंगसियो ने मुझे जाने नहीं दिया और मुझसे बहुत सी बातें पूछी। वह काफ़ी सहज था और उसे लगभग पता था कि हम एक दूसरे से मिलने वाले हैं। चैन चुआन कहता है मिया मुझे लगता है कि फेंगसियो तुम्हारी परवाह करता है। क्या वह आपसे प्यार करने लगा है? चैन चुआन की बातें सुनकर यूनार शॉक्ट होते हुए कहती है वह मुझसे प्यार करता है? यह असंभव है। चैन चुआन यूनार की गाल पे चिमटी काटते हुए कहते हैं तुम क्यों शर्मा रहे हो? मुझे मत बताओ कि तुम उस पर क्रश है। भड़कते हुए यूनार कहती है तुम लंपट,
मुझे छुआ मत। और फिर कहती है मुझे माफ़ कर दो, सॉरी मैं भड़क गई थी। तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मैं किसी औसत व्यक्ति से प्यार नहीं करूँगी। चैन चुआन कहते हैं तुम्हें पता होना चाहिए कि हम अंततः परलोक में वापस जाएंगे। तुम एक अलग दुनिया से हो, आप यहाँ अपना कार्य पूरा करने के लिए आए हैं। चैन चुआन यूनार के पास जाकर कहते हैं अगर आप रिश्ता चाहते हैं तो मैं आपकी एक मदद कर सकता हूँ। यूनार चैन चुआन की गाल पकड़ते हुए कहती है चुप रहो। क्या आप एक सेकंड के लिए मजाक नहीं कर सकते? अगर आप हमेशा फ्लर्ट करते रहेंगे तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा, भले ही आप सुंदर हो। गंभीरता से मुझे फेंग सियाओ की बीमारी के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। चैन चुआन कहते हैं वाह, धीरे हो जाओ। ठीक है, थोड़ा शांत हो जाओ, मैं बताता हूँ। चिंता मत करो, मैं मूल्यांकन के अनुसार आपको उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए केवल 5 दुर्लभ औषधि जड़ी बूटियों ढूंढने की ज़रूरत है। यूनार चमकते हुए कहती है क्या कह रहे हो? इसके बाद चैन चुआन उन जड़ी बूटियों के बारे में बताते हैं। पहला जड़ी बूटी होता है गैरनोडमा, दूसरा जड़ी बूटी होता है विशेष औस, तीसरा जड़ी बूटी होता है पवित्र फूल, चौथा जड़ी बूटी होता है अनमोल कमल, पांचवा होता है और रामबाण घास। चैन चुआन चमकते हुए कहते हैं ये 5 जड़ी बूटी, ये 5 औषधि जड़ी बूटियाँ मिलना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि आपको पता ना हो कि इनमें से कुछ कहाँ मिलेगा। यूनार फ्रस्ट्रेट होकर कहती है उसका इलाज करना बहुत मुश्किल है, अब मैं इसी काम में व्यस्त रहूँगी। मुझे जाकर देखना चाहिए कि ये जड़ी बूटियाँ मुझे कहाँ मिल सकती है। चैन चुआन कहते हैं अपना समय ले, आप सबसे पहले फेंग सियाओ के लिए बच्चे पैदा करने के लिए सही व्यक्ति ढूंढ सकते हैं। फेंग सियाओ की हालत स्थिर है, मुझे लगता था कि वह अपनी बीमारी से प्रभावित होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ने इसे नियंत्रण में कर लिया है। यूनार मुस्कुराते हुए कहती है यह सब मेरे कारण है। कुछ दिन पहले जब फेंग सियाओ को पुनः बीमारी हुई थी तो मैंने उसे अमर शराब की कई बोतलें दी। उसकी बातें सुनकर चैन चुआन कहता है क्या अमर शराब की कई सारी बोतलें? यूनार चैन चुआन से पूछती है क्या गलत है? मैंने सुना है कि अमर शराब का एक घूंट एक औसत व्यक्ति को लंबे समय तक जीवित रख सकता है। सर पकड़ते हुए चैन चुआन कहते हैं तो फिर जब से तुम यह बात जानते हो, तुमने उसे इतनी अमर शराब क्यों पिलाई? तुम चाहते हो कि वह मर जाए? वह बहुत भाग्यशाली है कि इतनी शराब पीने के बाद भी वह जीवित है। क्या शराब पीने के बाद उसे असहज महसूस हुआ? यूनार कहती है नहीं, लेकिन वह कुछ दिनों के लिए गायब हो गया था। इसके अलावा अगले दिन मुझे उसके कमरे में एक बच्चा मिला। बच्चा बिल्कुल उसके जैसा ही दिखता था। यूनार की बातें सुनकर चैन चुआन कहते हैं वह एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। यूनार कहती है क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या आपका मतलब है कि वह बच्चा? गुस्से में चैन चुआन कहते हैं फेंग सियाओ। यूनार पूछती है फेंग सियाओ कौन है? चैन चुआन कहते हैं फेंग सियाओ वही बच्चा है। उसकी बातें सुनकर यूनार डर जाती है और कहते हैं बच्चे और फेंग सियाओ के बीच क्या हुआ? चैन चुआन भड़कते हुए कहते हैं मेरा मतलब है कि फेंग सियाओ वह बच्चा है। यह इमॉर्टल शराब के अतिरिक्त सेवन का दुष्परिणाम है। जो सुनकर यूनार शॉक्ट में चली जाती है और कहती है भगवान, फेंग सियाओ वह बच्चा है। और अपने मन में सोचती है इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह लगभग फेंग सियाओ जैसा ही दिखता था और फेंग सियाओ के कमरे में आया, यहाँ तक कि जब मैं झील में गिर गई तो उसने मुझे बचाया भी था। अरे वाह, जब से मैंने इतने लंबे समय तक उसके साथ रही हूँ, उसने मुझे कभी सच नहीं बताया। जब वह बच्चा था तो मैंने उसे नहाने में भी मदद की और उसके साथ सोया भी। चैन चुआन यूनार से पूछते हैं तुम ठीक हो? यूनार कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं उस आदमी को बचने नहीं दूंगी। उसी बीच एम्पायर फेंग से वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं यूनार, और उनके पास आकर कहते हैं मुझे पता था तुम यहाँ होंगे। यूनार मुंह बनाते हुए सोचती है बिल्कुल सही समय। उसने मुझसे झूठ बोला कि वह जियाओ फेंग नहीं है। मुझे उसे झूठ बोलने के लिए सज़ा देना चाहिए।
और दोनों अपने मन में फाइट करने लगते हैं। और एम्पर फेंगशिऊ कहते हैं मैं यहाँ आया हूँ। और यूनार अपने मन में कहते हैं खुशी है। यूनार कहती है खुशी है कि आप यहाँ आए हैं। एम्पर फेंगशिऊ यूनार से कहते हैं तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। यूनार एम्पर फेंगशिऊ से कहते हैं लेकिन अब मैं यहाँ आई हूँ, मुझे पता है कि क्या होगा। एम्पर फेंगशिऊ कहते हैं मुझे इसकी परवाह नहीं कि आगे क्या होने वाला है। उन्हें ऐसे देखकर चेन चुआन कहते हैं योर मेजेस्टी आप अचानक यहाँ क्यों आए। एम्पर फेंगशिऊ कहते हैं लेकिन मैं आपकी चिंता नहीं समझ पा रहा हूँ डॉक्टर चैन। एक डॉक्टर के रूप में आपको किसी और के साथ डेटिंग करने के बजाय एम्पेरियल मेडिकल ब्यूरो में काम करना चाहिए। एम्पर फेंगशिऊ की बात काटते हुए यूनार कहती है माय लॉर्ड कोई भी डेटिंग नहीं कर रहा है। मैं आपकी आलोचना से असहमत हूँ। मैंने डॉक्टर से आपके शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में पूछा। एम्परर फेंगशिऊ कहते हैं तो मैंने आपको गलत समझा। और कहते हैं अभी यहाँ आए। गार्ड आकर कहता है माय लॉर्ड। और यूनार अपने मन में सोचती है क्या कमीना है, क्या वह किसी से मुझसे निपटने के लिए कह रहा है। वह अपनी जादुई शक्तियों को सक्रिय करती है और सोचती है अगर वह ऐसा करता है तो मुझे पहले उसे हराना होगा, मुझे दोष मत दो। एम्परर फेंगशिऊ कहते हैं मैं बहुत प्रभावित हूँ वफादारी और यूनार से देखभाल, इसलिए मैं उसे अपनी कंकोबाइन घोषित करता हूँ। मैंने कंकोबाइन यून के लिए कुछ उपहार तैयार किए हैं, उन्हें यहाँ लाओ। एम्परर फेंगशिऊ की बातें सुनकर यूनार पीछे हटते हुए कहती है क्या कंकोबाइन यून और मैं, जरा ठहरिए। चेन चुआन अपने मन में सोचते हैं क्या फेंगशिऊ सचमुच मियाँ के प्यार में पड़ गया है। इसके बाद हमें एक बॉक्स के ऊपर हेयर पिन जैसा कुछ दिखाया जाता है और गार्ड कहता है माय लॉर्ड यह एक हरे रंग का बैरेट है, एक हरा जेड बैक्स्टरेसर, 2 हरे जेड कंगन और हरे जेड आभूषण का एक सेट। जिन्हें देखकर यूना शॉक्ड और अपने मन में सोचती है वह सभी हरे रंग के क्यों है। क्या उसका मतलब यह है कि वह हरे आँखों वाला राक्षस है। एम्परर फेंगशिऊ हेयर पिन यूनार के बालों में लगाते हुए कहते हैं यूनार मुझे इस बेरेट को पहनाने में आपकी मदद करने दीजिए। तुम्हें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अब से तुम मेरी प्रिय हो। दूसरे लड़कों के साथ डट मत करो, इससे मुझे ईर्ष्या होगी। यूनार कहती है क्या बकवास है, मैंने तो हावी नहीं कहा। उसे रोकते हुए एम्परर फेंगशिऊ कहते हैं शरारती लड़की आप अपनी किस्मत को मत आजमाओ। गार्ड जमीन पर बैठते हुए कहते हैं कंग्रेचुलेशन योर मैजेस्टी। चैन चुआन ऐसा देखते हुए कहते हैं मुझे क्षमा करें माय लॉर्ड, लेकिन मुझे नहीं लगता। उसकी बातें काटते हुए एम्परर फेंगशिऊ कहते हैं आप क्या कहना चाहते हैं। मैं इस महल सहित पूरी दुनिया पर राज करता हूँ, क्या आप मेरे निर्णय से सहमत नहीं हैं। चैन चुआन कहते हैं माय लॉर्ड मेरी हिम्मत नहीं है। एम्परर फेंगशिऊ कहते हैं ठीक है डॉक्टर चैन, मेरा सुझाव है कि आप उन चीज़ों के बारे में ना सोचें जो आपको कभी नहीं मिलेगी, अन्यथा आपको चोट लग जाएगी। तुम जा सकते हो। चैन चुआन कहते हैं यस माय लॉर्ड और वहाँ से जाने लगते। चैन चुआन के जाते हुए एम्परर फेंगशिऊ देखते हैं और मन में सोचते हैं मुझे उसकी असली पहचान जाननी होगी। यूनार एम्परर फेंगशिऊ की हाथ पकड़ते हुए कहती है माय लॉर्ड मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं आपकी कंकोबाइन नहीं बनना चाहती, आप मुझे ऐसा नहीं कर सकते। एम्परर फेंगशिऊ यूनार के पास जाकर कहते हैं लेकिन तुम ही थे जो दिन भर मेरी याद आने की बात करते रहे। तुमने कहा कि तुम मेरे लिए चिंतित थे। यह तुम ही हो जो हमेशा मेरे साथ रहते हो। उसकी बात सुनकर यूनार चिल्लाते हुए कहती है नहीं मैं नहीं। एम्परर फेंगशिऊ यूनार को पकड़ते हुए कहते हैं यूनार मैं पहले ही तुम्हारे जाल में फंस चुका हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, वरना तुम मेरे साथ खेल रहे हो। यूनार कहती है माय लॉर्ड मैं आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर रही हूँ, सीधे सीधे कहूँ तो मैं आपकी कंकोबाइन नहीं बनना चाहती। माय लॉर्ड
यदि आप मुझे आपसे प्रेम करने के लिए मजबूर करेंगे तो हम खुश नहीं रहेंगे। एम्परर फेंगशी उसे प्यार से पकड़ते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें कभी भी मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर नहीं करता। मेरा मतलब है, क्या तुम मुझसे प्यार करने की कोशिश भी नहीं करना चाहते? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंकोबाइन बनो। यूनार कहती है, माय लॉर्ड, आप मुझे अपनी कंकोबाइन क्यों चाहते हैं? क्या आप मुझे पसंद करते हैं? एम्परर फेंगशी कहते हैं, आप मेरे प्रति दृष्टिकोण के बारे में क्या सोचते हैं? यूनार सोचती है, वह ज़रूर मेरा मजाक उड़ा रहा होगा। मुझे पता था कि वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। एम्पायर फेंगशी कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए गिर गया। जिसे सुनकर यूनार शॉक्ड होते हुए कहते हैं, वह मुझ पर मोहित हो गया। एम्पायर फेंगशी कहते हैं, आप इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हो जाओ। यूनार कहती है, तो फिर क्या आप मेरे दिखावे पर या मेरे आंतरिक स्वरूप पर मोहित हो जाते हैं? इसके बाद यूनार अपने मन में सोचती है, रुको, मैं उससे इस बारे में क्यों पूछूंगी? एम्परर फेंगशी कहते हैं, लेकिन यह आप ही है जिसके पास यह आभास और यह आंतरिक आत्मा है। मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे लिए पसंद करता हूँ। यूनार कहती है, मेरा मतलब यह नहीं है। खैर, इसे भूल जाओ। मुझे यह कभी नहीं पूछना चाहिए था। मुझे इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। एम्परर फेंगशी यूनार को समझाते हुए कहते हैं, तुम ऐसा क्यों कहोगे? तुम्हें परवाह करनी चाहिए। मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझे बताना चाहिए कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। यूनार कहती है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करती हूँ। एम्पेरियर फेंगशी कहते हैं, तुम बहुत नासमझ हो। यूनार कहती है, आप अधिक अविवेकपूर्ण है। आपने कहा कि जियाओ फेंग को दूसरों ने बचाया था। अब वह कहाँ है? मैं उसे देखना चाहती हूँ। एम्परर फेंगशी कहते हैं, आप जियाओ फेंग को क्यों देखना चाहते हैं? वह उपचार प्राप्त कर रहा है और वह अभी यहाँ नहीं है। यह आपके लिए असुविधाजनक हो सकता है। यूनार चिल्लाते हुए कहती है, इलाज? मुझे पता था कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम जियाओ फेंग हो। एम्परर फेंगशी कहते हैं, आप यह कैसे जानते हैं? यूनार कहती है, इससे आपका कोई मतलब नहीं। वैसे भी तुमने मुझे अपने कमरे में ले जाने के लिए मुझसे झूठ बोला और यहाँ तक कि मुझे नहाने में मदद करने के लिए भी कहा, और मैं तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर में सोई भी। तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे थे। यूनार बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, जिसे देखकर एम्परर फेंगशी कहते हैं, लेकिन सच में जब मैं बच्चा था तब आपने मुझे नहाने और आपके साथ रहने के लिए मजबूर किया था। कौन फ़ायदा उठा रहा था? यूनार कहती है, लेकिन पहले तो तुमने मुझसे झूठ बोला। एम्परर फेंगशी कहते हैं, यदि आपको मुझे दोष देना है तो फिर इन सब के लिए तुम्हें ही दोषी ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि तुमने मुझे पहले भी शराब पिलाई थी। मैंने मान लिया था कि शराब ने मुझे छोटा बना दिया। यूनार दूर हटते हुए कहती हैं, बकवास। मैं तुम्हें बचाने के लिए बस शराब का इस्तेमाल करना चाहती थी। तुमने मुझसे वैसे भी झूठ बोला। मैं बहुत परेशान हूँ और मैं अभी आपसे बहस नहीं करना चाहती। आइए उस प्रेम प्रश्न पर बात में चर्चा करें। यूनार ऐसा कहकर भाग जाती है और एम्परर फेंगशी सोचते हैं। एम्परर फेंगशी कहते हैं, इन बातों के बारे में बात करते समय आप शर्मा गए और तुरंत भाग भी गए। क्या आप वह व्यक्ति होंगे जिसने मुझे जहर देकर बच्चा बना दिया? और अपने मन में सोचते हैं, उस दवा के बाद मेरी बीमारी काफ़ी हद तक स्थिर हो गई है, लेकिन इसका प्रभाव इतना अद्भुत कैसे हो सकता है और किसी को बच्चा भी कैसे बना सकता है? फिर भी एक नौकरानी को यह कैसे मिला? यूनार, आप कौन हैं? यूनार अपने कमरे में जाती है और हेयर पेन को लेकर सोचती है, अरे नहीं। वो कमरे में जाती है और दरवाज़ा बंद करते हुए कहती है, अरे नहीं, मैं भूल गई कि मैंने जियाओ फेंग से दवा खिलाने के बारे में बात की थी। क्या उसे मेरी पहचान पसंद है?
इसके बाद वो एक्साइटिंग होकर कहती है, नहीं, मुझे फेंग जियाओ के लिए जड़ी बूटी ढूंढनी होगी और जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, या एक बार मेरी पहचान उजागर हो गई निश्चित रूप से एक आपदा होगी। इसके बाद यूनार अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करते हुए कहती है, जितनी अधिक परियां उतनी अधिक शक्ति। मुझे जड़ी बूटी खोजने में मदद करने के लिए कुछ लोगों को बुलाने दो। और अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करते हुए कहती है, जादू टोना घूमता हुआ गए। इसके बाद यूनार एक जादू का इस्तेमाल करती है जिससे एक छोटी सी लड़की निकलती है जिसके सिर पे एक खरगोश होता है, जो कहती है, हाय मियाँ, इधर आओ। इसके बाद एक सूट बूट वाला एक रोबोटिक लड़का निकलता है और कहता है, मैं हूँ रूजी। इसके बाद एक अजीब सा दिखने वाला क्या बोलते हैं, डॉल जैसा दिखता है, वो कहता है, योन मियाँ क्या हुआ, हम हम ताश खेल रहे हैं। इसके बाद हमें वाला था, हाँ मैं जीतने ही वाला था और तभी तुमने फ़ोन किया। मुझे अरबों परी सिक्के खर्च करने पड़े। इसके बाद हमें और एक लड़का दिखाया जाता है जो कहता है, चलो अगर मियाँ का फ़ोन ना आता तो आप अपना हथियार खो देंगे। यून मियाँ कहती है, सभी को यहाँ बुलाने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मगर इस समय मुझे सचमुच आप लोगों की ज़रूरत है। इसके बाद यून मियाँ उन जड़ी बूटियों को दिखाते हुए कहती हैं, क्या आप जानते हैं कि ये 5 जड़ी बूटी कहाँ मिलती है? मुझे अपने मिशन लक्ष्य के इलाज के लिए उसकी आवश्यकता है। उनमें से वो पिंक हेयर वाली लड़की कहती है, ये 5 जड़ी बूटियाँ ये बहुत दुर्लभ और कीमती है। डॉल जैसा वो जादुई लड़का कहता है, ऐसा कहा जाता है कि ये जड़ी बूटियाँ अमर प्राणियों या राक्षसों द्वारा संरक्षित है, ये छिपी हुई है तथा इन्हें पाना कठिन है। वह लड़की फिर से कहती है, मियाँ मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, माफ़ कीजिए। उनमें से एक जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा है। यन मियाँ कहती है, कहा, बताओ मुझे। वह लड़की सोचती है और कहती है, मुझे लगता है कि यह फीलिंग काउंटी है। यह सही है, मैंने वहाँ एक बार गर्नोडोमा देखा है। यूनार कहती है, फैंगलिंग काउंट्री, जिस जगह मैंने उस नौकरानी को भेजा। वो डॉल जैसा लड़का कहता है, यून मियाँ, सावधानी का एक शब्द है। ये जड़ी बूटियाँ स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से पैदा होती है। आध्यात्मिक ऊर्जा माने स्पिरिचुअल पावर। वह आगे कहता है, और इन्हें चुनने के तुरंत बाद ही लिया जाना चाहिए, अन्यथा वे असफल हो जाएंगे। इसलिए यदि आप अपने लक्ष्य का इलाज करना चाहते हैं तो आपको उसे अपने साथ ले जाना होगा। यून मियाँ कहती है, क्या मुझे इसका एहसास नहीं था। सुझाव के लिए धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। जैसे ही मैं अपना कार्य समाप्त कर लूँ, चलो एक ड्रिंक ले या मेरा उपहार। डॉल जैसा लड़का अपने हाथ उठाते हुए कहता है, तो फिर हम आपके मिशन में आपको शुभकामनाएं देते हैं और अब वापस हमारे कार्ड गेम पर चले। वह लड़की कहती है, मियाँ जब तुम वापस आओ तो हम दोनों तियानहे नदी में नहाएंगे। वो लोग आपस में बात करने लगता है और एक कहता है, क्या आप मेरे साथ खेल में वापस आने का साहस करते हैं? दूसरा कहता है, अरे कमीने, मैं डरता नहीं हूँ। यून मियाँ कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे केवल एक ही जड़ी बूटी का स्थान जानते होंगे, लेकिन कुछ न जानने से तो यह बेहतर ही है। फैंगलिन काउंट्री, मुझे फैंग जियाओ को वहाँ ले जाने के लिए जल्दी करनी होगी। रुको, क्या मेरा नाम कंक्यूबाइन यून नहीं था? यूनर भी अब फैंगलिन काउंट्री में है। यानी कि यहाँ पर यून मियाँ असली यूनार के बारे में ही बात कर रही होती है। वो कहती है, अगर मैं उसे देख लूँ तो हम वापस आ सकते हैं और शायद तब मिशन पूरा हो जाएगा। वो खिड़की खोलते हुए कहती है, चलना शुरू करो, चलो अभी फेंग जियाओ के पास चले। और कहती है, ऐसा करने के लिए उसे अवश्य ही महल से बाहर निकलना होगा। वो जाती हैं और हमें सीन कट होता है और लक्सी पैलेस दिखाई जाती है, जहाँ पर एम्परर फेंगशू की शैडो गार्ड आए होते हैं और कहते हैं, ये कैसा चल रहा है। एम्परर फेंगशू पूछते हैं, कैसा चल रहा है? वो गार्ड कहते हैं, योर मेजेस्टी में जांच करने के लिए एम्पेरियल मेडिकल ब्यूरो गया था और चैन चुआन वास्तव में उसकी सूची में है।
वह हाल ही में महल में आया है और पृष्ठभूमि भी एकदम साफ है, कोई समस्या नहीं है। एम्पायर फेंगशू पूछते हैं, क्या यह सही है? किस तरह के व्यक्ति की पृष्ठभूमि को बिना किसी कमी के इतनी आसानी से जांचा जा सकता है? यही सबसे बड़ी समस्या है, जांच करते रहे। गार्ड कहता है, यस मैजेस्टी। और एम्पायर फेंगशू कहते हैं, और कंकोबाइन चैन, जैसा मैंने कोल्ड पैलेस में रखा है, वह मेरी बीमारी जानती है। उसके पीछे कौन है? गार्ड कहता है, महाराज, कंकोबाइन चैन की गतिविधियाँ बहुत कम है और कोई भी उसके साथ बातचीत नहीं करता। एम्परर फेंगशू कहते हैं, ये बूढ़े लोग गहरे दिलचस्प ढंग से छिपे हुए हैं। तभी यूनार आती और बाहर से चिल्लाते हुए कहती है, योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी, यूनार यहाँ पर आई है। गार्ड कहता है, महामहिम विश्राम कर रहे हैं, किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है, अभी चले जाए। एम्पायर फेंगशू कहते हैं, महिला कर्मचारी। गार्ड वहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं। एम्पायर फेंगशू अपने मन में सोचते हैं, क्या वह दिन में भाग नहीं गई थी? अचानक मेरे पास क्यों आई? यूनार कहती है, कौन? कोई नहीं है, मैं कंकोबाइन यून हूँ, जिसका नाम सम्राट ने रखा है, कंकोबाइन। तुम्हें पता है, इसका मतलब है कि मैं महल में से हूँ, मुझे अंदर आने दो। तभी एम्पायर फेंगशू आते और कहते हैं, क्या आप कंकोबाइन नहीं बनना चाहती थी और अब आप इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं? यूनार कहती है, मैंने अपना मन बदल लिया है। यून कंकोबाइन होना अच्छा है, मेरे पास चर्चा करने के लिए चीज़ें हैं, चलो घर के अंदर बात करते हैं। अंदर जाते हैं और एम्पायर फेंगशू कहते हैं, तुम किस बारे में बात करने के लिए आए हो? क्या तुम मेरे बिस्तर पर आने के लिए जल्दी कर रही हो? यून कंकोबाइन। यूनार कहती है, मैं चालू कर सकती हूँ, लेकिन क्या आप चालू कर सकते हैं? एम्पायर फेंगशू यूनार के हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, यदि आपको बहुत संदेह है तो आप इसे अभी आजमा सकते हैं। यूनार डरते हुए कहती है, खैर मुझे लगता है आज नहीं। आप अभी तक ठीक नहीं हुए हैं और आप अब काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। यदि तुम्हें खून की उल्टी आई और तुम फिर से बेहोश हो गए तो मुझे तुम्हें बचाना होगा। एम्पायर फेंगशू कहते हैं, यूनार, तुम्हें कैसे पता कि मैं अपने पुराने घावों से पीड़ित हो रहा हूँ? तुम्हें पता है, यह मेरा रहस्य है और मैं कभी किसी को नहीं छोड़ता जो इसके बारे में जानता है। वे या तो बंद है या मर गए। यूनार कहती है, ऐसा क्यों? मैं यूनार मन में सोचती है, फेंगशू अपने सभ्य आभरण के पीछे एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने कभी किसी को उसके पुराने घावों के बारे में बात करते नहीं सुना और कोई भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर रहा है। एम्पायर फेंगशू यूनार के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, यूनार, तुम्हें मेरे पुराने घावों के बारे में कैसे पता चला और तुम्हें वह दवा कहाँ से मिली जिसने मुझे एक बच्चा बना दिया? और जब मैं बच्चा हो गया तो आप अकेले कंकोबाइन चैन द्वारा भेजे गए लोगों को कैसे पीट सकते हैं? एक औसत व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। क्या आप सचमुच एक साधारण नौकरानी हैं? घबराते हुए योनमिया कहती है, बेशक बेशक, मैं एक नौकरानी हूँ। मैं बचपन से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रही हूँ और चिकित्सा के बारे में कुछ सीख रही हूँ। एम्पायर फेंगशू कहते हैं, सचमुच मैं तुम पर भरोसा करता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम एक दिन मुझे धोखा ना दोगे। योनमिया नाक घिसते हुए कहती है, मैं वादा करती हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। वैसे भी मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊँगी। वैसे मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। रोते हुए योनमिया अपने मन में सोचती है, वह मेरी पहचान के बारे में सोचना शुरू कर चुका है। मुझे उसे इस महल से बाहर निकालने के लिए राजी करना होगा। इस मामले में मुझे उस असली यूनार के साथ शरीर बदलने का मौका मिल सकता है। एम्पायर फेंगशू यूनार से पूछते हैं, आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? यूनार एम्पायर फेंगशू को जवाब देती है, माय लॉर्ड, लोग आपके नियमों के अंतर्गत खुशहाल जीवन जीते हैं। आप परिवारों का पालन पोषण करते हैं और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। क्या आप बाहर जाकर दुनिया देखना चाहेंगे? एम्पायर फेंगशू कहते हैं, बाहर जाए? हमें कहाँ जाना चाहिए? योनमिया कहती हैं,
फेंगलिन काउंट्री के बारे में क्या ख्याल है? खैर, बेशक आप जहाँ चाहें जा सकते हैं, लेकिन यह मेरा गाँव है। मैं अपने परिवार के सदस्यों से मिलना चाहती हूँ और मैं यह भी चाहती हूँ कि वे आपकी महानता की दयालुता देखें। और एम्परर वेंगसी को मस्का मारते हुए कहती है, माय लॉर्ड, लेकिन मेरी मेरी इच्छा महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने बहुत समय तक आपकी बुद्धिमत्ता की सराहना की है। यह बहुत दुख की बात है कि उन औसत लोगों को आप अपनी अंतिम सांस तक आपके आकर्षण की झलक पाने का कोई मौका नहीं मिलता। चापलूसी करने के बाद योनिया अपने मन में सोचती है, मैं उसके विचारों को समझ नहीं पा रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि वह मुझसे सहमत होगा। अगर वह मेरा प्रस्ताव अस्वीकार कर दे तो मुझे क्या करना चाहिए? एम्परर फेंगशू कहते हैं, ठीक है। जो सुनकर योनिया कहती है, माय लॉर्ड, आपको अभी मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। आपने अभी अभी क्या कहा? एम्परर फेंगशू योनमिया को कहते हैं, मैं वादा करता हूँ कि मैं कल फेंगलिन काउंट्री का दौरा करने जाऊँगा। एम्परर फेंगशू की बातों पर जवाब देते हुए यूनार कहती है, क्या सच में आप एक पल रुक कर इस बारे में नहीं सोचते? एम्परर फेंगशू यूनार की जवाब देते हुए कहते हैं, आप अब तुम नहीं चाहते कि मैं जाऊँ, है ना? तो भूल जाओ इस बारे में। यूनार हंसते हुए कहती है, माय लॉर्ड, आपको अपना वचन निभाना होगा क्योंकि आप राजा हैं। फिर मुझे अपना बैग पैक करना होगा। और वहाँ से जाते हुए सोचती हैं, ऐसा लगता है कि फेंग सियाओ उतना चतुर नहीं है जितना मैंने सोचा था। उसने तुरंत मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फेंग सियाओ अपने मन में सोचते हैं, वह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा भोली है। उसने यह बात साफ साफ कर दी और मेरी मंजूरी मिलने के बाद भाग गई। कुछ देर में एक गार्ड आता है और कहता है, माय लॉर्ड, क्या आप वही कह रहे हैं जो आपने कहा? एम्परर फेंगशू गार्ड से कहते हैं, मेरे पुराने प्रतिद्वंदियों ने बहुत लंबे समय तक खुद को छुपाए रखा है। वे पीछे ही लटके रहे क्योंकि मैंने कभी अपना महल नहीं छोड़ा। लेकिन अगर मैं यह घोषणा कर दूं कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो वे मुझ पर हमला करने का मौका हड़प सकते हैं। एम्परर फेंगशू की बातों पर हमें बढ़ते हुए गार्ड कहता है, माय लॉर्ड, यह आपके लिए खतरनाक है। एम्परर फेंगशू गार्ड की बातें सुनकर कहते हैं, चिंता मत करो, मेरे पास उससे निपटने के लिए पहले से ही एक योजना है। आपको बेबन को यह बात बतानी होगी कि मैं महल छोड़कर फेंगलिन काउंट्री जाने वाला हूँ। सुनिश्चित करें कि उन बूढ़े लोगों को यह खबर मत पता चले। यह इतना बात कहने के बाद शेडो गार्ड वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। एम्परर फेंगशू कहते हैं, अब मेरे लिए उसके गांव जाने का भी समय आ गया है। उसके बाद सीन कट होती है और हमें बाहर दिखाई जाती है जहाँ पर कोंको बांचैन के पापा होते हैं। वो गार्ड से पूछते हैं, क्या तुम श्योर हो कि एम्परर फेंगशू कल फेंगलिन काउंट्री जा रहा है? गार्ड कहता है, हाँ यह सच है, मुझे महल के अंदर हमारे जासूसों से खबर मिली है। ऐसा कहा जाता है कि वह अपनी कोंकोबाइन यून को मौज मस्ती के लिए बाहर ले जाएगा। वे फेंगलिन काउंटर का दौरा करेंगे जो कोंकोबाइन यून का घर है। कोंकोबाइन चैन के पापा कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, वह कितना मूर्ख है कि एक कोंकोबाइन के कारण वो एक दूर जगह जा रहा है। इविल लुक में कहता है, खैर यह मेरे लिए वैसे भी अच्छा है और अब उसे मरने का समय आ गया है। गार्ड कहता है, माय लॉर्ड, आपका मतलब है? कोंगोबाइन चैन के पापा कहता है, फेंगलिन काउंट्री में घात लगाने और फेंग जियाओ को मारने के लिए वफादार हथियारों के एक दल को भेजें। उन हथियारों को उनसे उसके बाद मरना ही होगा, चाहे वह सफल हो या नहीं, समझे? गार्ड कहता है, यस माय लॉर्ड। कोंगोबाइन चैन के पापा आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अब समय आ गया है कि एक नया राजा सिंहासन पर बैठे। इसके बाद हमें अगली सुबह दिखाई जाती है और फेंगलिन काउंट्री का बाजार दिखाया जाता है जहाँ पर यून मिया और एम्परर फेंगशू की बग्घी जाकर रुकती है। बाहर खड़ा एक गार्ड कहता है, माय लॉर्ड, आप यहाँ आए हैं। बग्घी के अंदर से यून मिया निकलती है और कहती हैं, अंततः हम यहाँ पहुँच गए हैं। वो बग्घी से निकलती है और अपनी अंगड़ाई लेते हुए ये कहती है, मैं इतनी लंबी यात्रा से थक गई हूँ। 3 घंटे तक वैसे मैं बैठी रही, इससे मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अपने मन में सोचती है, यदि फेंग जियाओ
यदि फेंग सियाओ को ठीक नहीं किया गया तो मैं यहाँ उड़ने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करती। इसमें समय भी कम लगता है और मुझे वह दर्द भी नहीं सहना पड़ता। एम्पर फेंगसी कहते हैं, क्या आपका अपने निर्णय पर पछतावा है? यदि आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हम पहले भी जा सकते हैं। उन्हें रोकते हुए यून मिया कहती है, मैंने नहीं किया। याद रखें, इसका दो नाम है, यूनार और यून मिया। यून मिया जो उसकी परी रूप में नाम होती है और यूनार जो उसकी इंसानी रूप में होती है। तो मैं कोई भी नाम यूज़ कर लेती हूँ तो कैरेक्टर एक ही है, नाम दो दो है, ठीक है। यूनार कहती, फैंगलिन काउंट्री शाही शहर की तरह भीड़ भाड़ वाला नहीं है और यह एक शांत जगह है, लेकिन इसमें एक देहाती आकर्षण है। एम्पायर फेंगसी कहते हैं, यह आपका घर है ना? आपने ऐसा क्यों व्यवहार किया जैसे आप पहली बार यहाँ आए हैं? एम्पायर फेंगसी की बातें सुनकर हैरानी के साथ यूनार कहती है, शायद मैं बहुत लंबे समय से यहाँ वापस नहीं आई, इसलिए मेरे मन में मिश्रित भावनाएं हैं। और अपने मन में सोचती हैं, वह और अधिक संवेदनशील होता जा रहा है। मुझे असली यूनार को खोजने से पहले अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। एम्पायर फेंगसी कहते हैं, वेल ठीक है। वहाँ पर एक गार्ड आता है और कहता है, माय लॉर्ड, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मेरा सुझाव है कि हम पहले एक सराय खोजें। एम्पायर फेंगसी कहते हैं, ठीक है, हंगजुंग, तुम्हारे लिए इसे ढूंढो। पीछे से एक आवाज़ आती है और एक आदमी कहता है, क्या आप विजिटर्स हैं? वो दोनों पीछे मुड़ते और सोचते ही, ये आदमी कौन है? वो गार्ड कहता है, आप कौन है? वह आदमी हंसते हुए कहता है, मैं लंग मैन यन से हूँ। क्या आप हमारे सराय में आकर आराम करना चाहेंगे? हम आपको बड़े और आरामदायक कमरे उपलब्ध कराते हैं। मुझे यकीन है आप संतुष्ट होंगे। वो गार्ड पीछे मुड़ता है और कहता है, माय लॉर्ड, आप क्या सोचते हैं? एम्पायर फेंगसी कहते हैं, ठीक है, कृपया हमें अपने सराय तक ले चले। वो आदमी आगे बढ़ता है और कहता है, कृपया इस तरफ चले। यूनार एम्पायर फेंगसी से कहती हैं, फेंगसियो, हम उसे क्यों फॉलो कर रहे हैं? मुझे डर है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी। वह बहुत उत्साही है। एम्पायर फेंगसी कहते हैं, अब अंततः आप अपने दिमाग का उपयोग करें। चिंता मत करो, तुम मुझे पा चुके हो, तो चलो। इसके बाद वो दोनों जाते हैं जहाँ पर एक आदमी मांस काट रहा होता है। वहाँ पर बैठे हुए लोग, उनके पास हथियार होते हैं, जिन्हें देखकर यूनार अपने मन में सोचते हैं, यहाँ के मेहमान बहुत अजीब लगते हैं। क्या वह फेंग सियाओ की असली पहचान का पता लगा पाते हैं? एम्पायर फेंगसी यूनार के मुंह पकड़ते हुए कहते हैं, इधर उधर मत देखो। यूनार कहती है, फेंग सियाओ, क्या वे पहले से ही आपकी पहचान जानते हैं? वे हमें घूर रहे हैं। एम्पायर फेंगसी कहते हैं, मेरी चिंता मत करो, अगर वे मेरी पहचान जान जाएंगे तो वे इस तरह व्यवहार नहीं करेंगे। एक औरत कहती है, हमारी सराय में आपका स्वागत है। क्या आप लोग खाना खाना चाहते हैं या कमरा लेना चाहते हैं? एम्पायर फेंगसी कहते हैं, हम एक कमरा लेना चाहते हैं, कृपया हमें अपने सबसे अच्छे कमरे में रहने की व्यवस्था करें। वो औरत कहती है, ठीक है, सबसे अच्छा कमरा। यूनार एम्पायर फेंगसी को रोकते हुए कहती है, रुको, हमें दो कमरे मिलने चाहिए, क्या तुम मुझे भूल गए? मुझे एक और कमरा चाहिए। एम्पायर फेंगसी यूनार के हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, बेशक, मैं तुम्हारे बारे में नहीं भूला, हम एक ही कमरे में रहते हैं। यूनार डरते हुए कहती है, हम एक ही कमरा साझा करते हैं, मुझे आपत्ति है। आप जो चाहे वो नहीं कर सकते, भले ही आप अच्छे दिखते हैं। हमें दो कमरे चाहिए। यूनार अपने मन में सोचती है, क्या कमीना है, एक कमरा, अगर उसने मेरे साथ कुछ बुरा किया तो क्या होगा? एम्पायर फेंगसी गुस्से में कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए एक लंपट हूँ? एम्पायर फेंगसी अपने मन में सोचते हैं, मैं बस उसकी सुरक्षा करना चाहता हूँ। अगर हम एक ही कमरा साझा करते हैं, वह मेरी दयालुता को गलत समझ रही होगी। यूनार मुंह बनाते हुए कहती है, खैर, मुझे अपने लिए एक और कमरा चाहिए। गार्ड कहता है, मिस यून, चलिए। एम्पायर फेंगसी गुस्से में कहते हैं, तो फिर हमें दो कमरे चाहिए। वो लड़ी कहती है, हो गया, आशा है कि आप ऊपर अच्छे से आराम करेंगे। यूनार जाती हुई गार्ड से कहती हैं, मैं अपने कमरे में वापस जाऊंगी, मिलते हैं।
पर फेंसी कहते हैं ठीक है। उन्हें जाते हुए एक गार्ड कहता है अपने कदमों का ध्यान रखे। यूनार कमरे में पहुंचती है और कहती है मुझे खुशी है कि मैंने दूसरे कमरे में रहने पर जोर दिया। अगर मैं उसके साथ रहती तो मुझे उन दुर्लभ औषधि जड़ी बूटियों को खोजने का मौका नहीं मिलता। वो खिड़की की तरफ जाती है और सोचती है मुझे उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ लेना चाहिए। अब कुछ मददगार ढूंढने का समय आ गया है। यूनार अपने जादू का इस्तेमाल करती है और एक पोशन निकालती है। वह एक पोशन निकालती है जिस पोशन की खुशबू से कुछ तितलियाँ आती है और तितलियाँ यूनार से पूछती है मिस फेयरी, क्या आप हमें कुछ इमॉर्टल शराब की बूंदें देंगी? यूनार कहती है बिल्कुल, लेकिन पहले आपको मेरे लिए यह गैनोडोर्मा ढूंढना होगा। हंसते हुए कहते हैं यदि आप ऐसे इसे पा सके तो आप इमॉर्टल शराब की एक बोतल प्राप्त कर सकते हैं। वो तितलियाँ कहती हैं हाँ, हमने सब कुछ कवर कर लिया है। हम इस काउंट्री के हर कोने कोने जाते हैं। यूनार अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करती है और कहती है मुझे गॉन्डेमा अवश्य लेना चाहिए। आशा है कि वे इसे पा सकेंगे। उसके बाद हमें एम्पायर फेंगसियू को दिखाई जाती। तितलियों को जाता एम्पायर फेंगसियू भी देख लेते हैं और कहते हैं वहाँ बहुत सारी तितलियाँ उड़ रही हैं। यह काउंट्री बहुत खूबसूरत जगह लगती है। गार्ड आता है और कहता है माय लॉर्ड, यह सराय अजीब है और मिस यून उसके लिए अकेले रहना खतरनाक है। एम्पायर फेंगसियू कहते हैं खैर, मुझे लगता है कि वह काफ़ी आक्रामक है। वह तो एक झुंड के मोटे ताजे आदमी से भी निपट सकती है। वो गार्ड कहता है सच में? और कहता है मैं शायद बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, तब मिस यून आपकी रक्षा कर सकती है। पर फेंगसियू कहते हैं रुको, आपको उसके कमरे के बाहर रहना चाहिए और उसकी सुरक्षा के लिए वही रहना चाहिए। वो गार्ड कहता है माय लॉर्ड, लेकिन आपने अभी कहा कि मिस यून अकेले ही कई लोगों को निपटा सकती है। माय लॉर्ड, आपकी रक्षा के लिए मुझे यही रहना चाहिए। एम्पायर फेंगसियू कहते हैं यह एक गैंगस्टर सराय है। यहाँ के लोग औसत मजबूत मैन जैसे हैं। बस वहाँ चले जाओ और मेरी सुरक्षा के लिए अन्य गार्ड भी हैं। वह गार्ड प्रणाम करते हुए अपने मन में सोचता है। हालांकि वह कहता है कि मिस यून अपना ख्याल खुद रख सकती है, लेकिन वह उसके लिए काफ़ी चिंतित है। मिस यून को उनकी चिंताओं के बारे में पता होना चाहिए। रात का समय होता है और यूनार खिड़की पर बैठ कर सोच रही होती है अब अंधेरा हो गया है, क्या उन्हें गैनोडोर्मा मिल गया? इसके बाद हमें एक तितली को दिखाई जाती है। तितली यूनार से कहती है मिस फेयरी, हमें इसका स्थान पता चल गया है। यूनार कहती है सच में? और अपने कैनरी के रूप में आ जाती है, यानी पक्षी के रूप में आती है और कहती है शानदार, मुझे दिशा दिखाओ। और तितली कहती है हाँ, कृपया हमें फॉलो करें। यूनार जाते हुए कहती हैं अगर यह असली गॉन्डोर्मा है तो मैं कल फेंगसियाओ को वहाँ ले जा सकती हूँ और उसे इसे खाने दूंगी। फेंगलिंग का जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर यूनार जाती है और ज़मीन पर उतरती है। वो अपनी फेरी रूप में होती है और कहती है यह एक वंडरलैंड की तरह है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं एक छोटे से कंट्री में यह जगह पा सकती हूँ। परी कहती है मिस फेरी, वहाँ देखो, गॉन्डोर्मा इस झील के केंद्र में है। यूनार आगे बढ़ती है और कहती है झील का केंद्र? वहाँ पर उसे गॉन्डोर्मा दिखाई देती है और उसे देखते हुए वह कहती है यह गॉन्डोर्मा है, यह बहुत बढ़िया है। और वह शराब की बोतल तितलियों को देते हुए कहती है बहुत बढ़िया, अब आप इमॉर्टल शराब की यह बोतल ले सकते हैं। वो तितलियाँ यूनमिया से कहती है बहुत बहुत धन्यवाद, अगर हम कुछ कर सके तो हमें फ़ोन करें। यूनमिया अपने मन में सोचती है तो मैं कल फेंगसियाओ को यहाँ ले आ सकती हूँ। और अपने मन में सोचती है सौभाग्य से मैंने पहले ही एक और कमरा मांग लिया था। हाँ, फेंगसियाओ को पता नहीं चलेगा कि मैं चुपचाप बाहर निकल आई हूँ, जब तक कि सराय में कुछ ना हो जाए। इसके बाद हमें सराय के सामने की आवाज़ सुनाई देती है देर रात हो गई है। हमें उसी लेडी को दिखाई जाती है जो कहती है किसी के मरने का समय आ गया है, हमें अभी शुरू करना चाहिए। वो औरत कहती है चलो चले, मुझे लगता है कि वह आदमी पहले ही हमारी जहरीली चाय पी चुका है और बेहोश हो गया है।
वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं चलो ऊपर चले और उन सबको मार डाले। वो औरत कहती है ठीक है उन्हें मार डालो। वो जब अंदर जाते हैं देखते हैं कि एम्पायर फेंगसी चाय के कप उठाते हुए कहते हैं मैं यह बहुत देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, क्या आप अगली बार जल्दी आएंगे? वो औरत डरते हुए कहती है क्या बकवास है, वह अभी भी शांत है। एम्पायर फेंगसी कहते हैं दरवाज़ा बंद करो और उन सबको मार डालो। वो लोग डर जाते हैं और उनमें से एक कहता है हे भगवान बस वे हम सभी को मार डालेंगे, अब हमें क्या करना चाहिए? वो औरत ज़मीन पर बैठ जाती है और कहती है अरे यार तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, हम दोनों अच्छे स्वभाव वाले लोग हैं, क्या हम अपने हथियार नीचे रख देंगे? आइए संघर्ष को सुलझाने के लिए बातचीत करें। एम्पायर फेंगसिंग कहते हैं वाह ठीक है। इसके बाद गार्ड ऊपर से आता है और कहता है माय लॉर्ड मिस यून गायब है, जिसे सुनकर एम्पायर फेंगसिंग को गुस्सा आ जाता है। टेबल पर हाथ पटकते हुए कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था कि उस पर नज़र रखो, वह कैसे गायब हो गई? गार्ड मैं भी नहीं जानता, मैं उसके कमरे के बाहर ही रहा और वहाँ से कभी नहीं गया। एम्पायर फेंगसिंग विल लुक में कहते हैं यह तुम लोग ही होंगे, तुम मेरी पत्नी का अपहरण करोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो गार्ड डरते हुए कहते हैं क्या बकवास है बॉस, हमने उसका अपहरण कब किया? वो औरत कहती है क्षमा करें, मुझे लगता है कि यह प्रश्न मुझे ही पूछना चाहिए। वो गार्ड आता है उस औरत पर एक घूंसा मारकर उड़ा देता है और कहता है बताओ मिस यून अब कहाँ है? वो औरत रोते हुए कहती है नौजवान तुम मुझे कैसे मार सकते हो, क्या तुम मुझसे धैर्य से पूछ नहीं सकते? मुझे ध्यान रखना चाहिए था। और वो मिस्टर एम्पायर फेंगसी उस औरत की पैर पे अपना पाँव रखते हुए कहते हैं कह दो नहीं तो नरक में जाओ। वो औरत रोते हुए कहती है माय लॉर्ड मैं वादा करती हूँ कि मुझे नहीं पता कि आपकी पत्नी कहाँ है। देखिए हमने आप पर हमला करने की तैयारी कर ली है, लेकिन अभी हम आपके सुरक्षा कर्मियों से बहुत डरे हुए हैं। हमने आपकी पत्नी का अपहरण नहीं किया। एम्पायर फेंगसी कहते हैं लेकिन वह अपने कमरे के अंदर कैसे गायब हो सकती हैं? तुमने उसे जरूर अगवा किया होगा। वह पक्षी नहीं है जो उड़ जाएगी। वो औरत रोती हुई कहती है माय लॉर्ड मेरा मतलब है क्या होगा अगर आपकी पत्नी उड़ना जानती हो? हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। एम्पायर फेंगसी कहते हैं वाह मैं आपके द्वारा मूर्ख नहीं बनूंगा। उसी बीच यूनार यानी कि यून मियाँ अपने कमरे में लौटती है और अपने मन में सोचती है उन्होंने गेट क्यों बंद कर दिया, क्या वे चले गए हैं? वो दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि औरत के ऊपर एम्पायर फेंगसू अपने पाँव रखे होते हैं और यून मियाँ पूछती है क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों हो? यहाँ क्या हो रहा है? क्या आप कोई पार्टी या कुछ और आयोजित कर रहे हैं? वो औरत पॉइंट करते हुए कहते हैं माय लॉर्ड उसे देखो तुम्हारी पत्नी वापस आ गई है, हमने उसका अपहरण नहीं किया है, अब आप मुझ पर विश्वास करें। एम्पायर फेंगसी कहते हैं यूनार तुम कहाँ गए थे, तुम बाहर से वापस क्यों आए? यूनार कहती है बाहर जाकर सुंदर दृश्य देखना चाहती हूँ। एम्पायर फेंगसी कहते हैं उन्हें यहाँ से बाहर निकालो। गार्ड कहता है यस मैजेस्टी, और गार्ड उन्हें पकड़ के ले जाने लगते हैं। उनमें से औरत कहती है दया करो माय लॉर्ड, हम अब ये गंदी बातें नहीं करेंगे। दूसरा कहता है हम अच्छा व्यवहार करेंगे, कृपया हमें जाने दो। यूनार कहती है उन्होंने क्या किया, आपने उन्हें क्यों पकड़ा? वे इस सराय के वे इस सराय को चलाते हैं है ना? और अपने मन में सोचती है असल में यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हमारी मानवा होती है ख़त्म। मिलते हैं तीसरी एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, टाटा।